मैं हैक बताता हूँ. इफ यू वांट योर मनी टू ग्रो 100x इन फर्स्ट 20 years योर मनी विल ग्रो ओनली 40x. बुल रन दोनों तरफ है, हमेशा बुल रन है. कभी वो एनएवी में है, बढ़ती है, कभी वो यूनिट्स में. क्या बात बोली है यार, है ना? अमेजिंग. मैं लोगों को कहता हूँ तुम्हारे पास 1000 रुपए नहीं है 60 साल के लिए डालने के लिए. मैंने 1000 रुपए की एसआईपी का कैलकुलेशन किया. अगर आप 1000 रुपए की एसआईपी डाले होते फॉर 60 इयर्स में, आज का आउटपुट उसका 19.8%, 794 करोड़ रुपीस. सीधी बात है ना सर, अगर इनकम 30,000 तो सोच लो 29 है. रिटेल इन्वेस्टर्स अनफॉर्चुनेटली मैथ नहीं समझते, क्योंकि पिछले 2-3 साल का रिटर्न देखकर अगर आओगे ना, आई गारंटी यू 9 out of 10 टाइम्स अगला 2-3 साल वो खराब करेगा. आपको लगेगा कि 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में फंड ने अच्छा किया है, बट यू विल बी सरप्राइज कि फंड ने सिर्फ पिछले 2-3 साल में अच्छा किया और बाकी के 8 साल अंडर परफॉर्म किया. I'm doing 10% step up in my SIP currently, which stands at 40L. What do you think? What is the figure at 15% CAGR when I turn 60? मेरा माइंड नहीं चल रहा भाई. वो पागल नंबर है. It is touching 1000 crores. My God. वाओ. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ 5-6% 20 साल बाद में वो कर रहा हूँ. आज SWP करोगे तो 5-6% से ज्यादा विड्रॉ मत और करो, बाद में ये नंबर और कम हो जाएगा. बहुत कम हो जाएगा ये उसका नंबर. reason? आज का इंडिया जब यूएस बन जाएगा, फिक्स्ड इनकम का रिटर्न विल कीप गोइंग डाउन. तो मैं भी अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करता हूँ. मेरी लक्ष्मण रेखा इज इक्विटी. पावर है गेम का, और ये पावर तभी आता है कुणाल जब आप कुछ करते नहीं हो. संजय भाई, आप जब 50-60 में होता ना, आपकी जरूरत आज है. आज आपको ट्रैवल करना है, आज आपको क्लब में जाना है, आज पार्टी करने जाना है. अभी डांडिया चल रहा है तो आज डांडिया खेलना है. 75 में आप डांडिया नहीं खेलोगे, राइट? तो SW फॉर माय क्लाइंट्स, आई वांट टू मेक श्योर दैट दे एंजॉय दिस कॉन्टेस्ट. पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड कि उनके पास कितना पैसा होना चाहिए और कितनी जरूरत है. मैथ बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपने रिटायर होके इमीडिएटली SWP करना शुरू कर दिया और अनफॉर्चुनेटली पहले ही 2-3 साल में मार्केट गिर गया, आपका कैपिटल वापस आने में विड्रॉवल के बाद 10-12-15 साल लग जाएंगे, शायद आएगा ही नहीं कभी. And if you have faith in Indian economy, it should be all in equities. Okay. Yes. SWP equity से होना चाहिए. Yes. Okay. Listen now. वेलकम टू द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्वर्सेशन ऑफ अपसर्ज. इस पर्टिकुलर राउंड टेबल में हमारे साथ जुड़े हैं संजय कतुरिया सर, कीर्तन शाह सर एंड गजेंद्र कोठारी सर. इन तीनों का ही अगर मैं केवल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कंबाइन करूं तो मुझे मोर देन 100 करोड़ ऑफ पोर्टफोलियो दिख रहा है. सो ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां पे आप 10 सेकंड भी स्किप नहीं कर सकते हो, बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में इतनी ज्यादा विजडम लोडेड है. इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें, एंड आई कैन अश्योर यू बाय द एंड ऑफ इट आप एक बेटर इन्वेस्टर बन के निकलोगे. संजय सर, विल बिगिन विथ यू. सबसे पहले तो आप दुनिया भर को स्टेप अप SIP के बारे में बताते हो, SWP के बारे में बताते हो, कंपाउंडिंग को आई थिंक 8-1 आपने ही बताया है. तो आपकी एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या है म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, ETFs के रिलेटेड, और थोड़ा बहुत आप ऑप्शन सेलिंग भी करते हो. तो एक पूरा फ्रेमवर्क हमको दे दीजिए कि एग्जैक्टली करते क्या हो, अगर आपने इसका नामकरण भी किया हो तो वो भी बता दीजिए. मैं इसको कहता हूँ वेल्थ पिरामिड. सो मेरे लिए बहुत सिंपल है कि एक SIP जाते रहनी चाहिए, विच इज माई इक्विटी एक्सपोजर. तो वो कहते हैं ना, प्राण जाए पर SIP ना जाए, मतलब ऐसा हिसाब होता है कि जाते रहना चाहिए पैसा. सो वी आर डूइंग दैट, एंड दैट इज अ नंबर जो हमारा एक टारगेट है कि हमारे को अचीव करना है. तो उसके हिसाब से चल रहा है. मिनी टारगेट अचीव हुआ था जब मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले ली थी. अब उसके ऊपर लेयर 2 है हमारी, जिसमें हम सिप ऑन डिप करते हैं, विच इज अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग. एक हो गया हमारे स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता. मेरा फुल टाइम काम कंटेंट क्रिएशन टीचिंग है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता सेक्टर रोटेशन पे. Correct. मुझे लगता है कि वो मेरे लिए मुश्किल काम है, बिकॉज देन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड फुल टाइम दिस. तो मैं वहां पे डेल्टा नहीं कमा पाऊंगा. तो मुझे डेल्टा कैसे कमाना है? मुझे डेल्टा तब कमाना है जब कोई चीज गिरे तो खरीद लो. करेक्ट. क्योंकि ये बिहेवियर 90% इन्वेस्टर्स में नहीं है. आई थिंक ये भी कॉन्ट्रेरियन बिहेवियर ही होगी. हाँ, एक तरीके का कॉन्ट्रेरियन है, और उस वजह से आप लो कॉस्ट पे बहुत एक्यूमुलेट करते हो. फॉर एग्जांपल एक ETF है, नो रिकमेंडेशन, महाक टेक, विच इज मिराया सेट हांगकांग का जो इंडेक्स का ETF है. वो मैंने खरीदना चालू किया 17-18 के भाव में. बहुत फ्लैट था, कुछ ना कुछ रोज गिर जाता था. एवरेज 21 था, आज वो 28 रुपए हो गया. तो विद इन अ ईयर इट हैज गिवन 40-45% रिटर्न्स, और जिसमें पैसा मेरा एक बार में नहीं गया, धीरे धीरे जाता है. राइट. तो इससे मेरी रुपी एवरेजिंग भी होती है, और तब मैं खरीदता हूं जब गिरता है माल. तो इसमें हमारी कुछ ETFs हैं जो इंडेक्स बेस्ड ETFs हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, वो मैं इस तरीके से खरीदता हूं. तो ये हमारा लेयर 2 हो गया. लेयर 3 हो गई हमारे डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट. सो मैं जनरली GSECs करता हूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करता हूं. अब होता क्या है, क्योंकि मेरे पास ये ETF है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तो ये दोनों मिलके मैं प्लेज कर पाता हूं. ओके. प्लेजिंग आप क्यों करते हो? प्लेजिंग मैं करता हूं ऑप्शन सेलिंग के लिए. ओके. तो जैसे ही मैं प्लेज करता हूं तो मेरे को ऑप्शन सेलिंग के लिए कैपिटल मिल जाता है. ओके. और नीचे जो है मेरा ये प्लेज, उस प्लेज पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, बिकॉज 50% इज डेट, 50% इज इक्विटी. ओके. तो ये एक नहीं, रुपए- आपका रेशियो यही रहता है इसलिए आपको इंटरेस्ट नहीं लगता, या फिर इन यस दिस रेशियो, मतलब मिनिमम 50% आपका डेट होना चाहिए. 50 से ऊपर होगा तो चल जाएगा, 50 से Okay. कम होगा
तो जो भी इंक्रीमेंटल इक्विटी होगी उस पर आपको ब्याज देना पड़ता है। ब्रोकर आपसे चार्ज वो देता चार्ज करता है 1.5% पर मंथ का, उनका मोटा ठीक मोटी है। कॉस्ट होता है। Got it. पर मेरे लिए वो जीरो हो जाता है बिकॉज मेरा डेट म्यूचुअल फंड हमेशा इक्विटी म्यूचुअल फंड से हल्का सा ज्यादा रहता है, Correct. वो मैं मेंटेन करता हूँ। मतलब इक्विटी बढ़ जाए तो आप डेट में इन्वेस्ट मैं डेट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो इससे Okay. क्या मेरी फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट डेट में भी हो जाती है, करेक्ट तो एक प्रोटेक्टिव लेयर भी क्रिएट हो जाती है Right. मेरी। और इस कैपिटल को मैं प्लेज करके फिर मैं इसे ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, और ऑप्शन सेलिंग बहुत सेफ सिक्योर लर्निंग करके करिए तो साल का हम 15-20% इंक्रीमेंटल उससे निकाल लेते हैं। तो ये हमारा पूरा वेल्थ पिरामिड बन जाता है। और इसके अलावा हम ऑब्वियसली काफी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, विच कुड बी प्री आईपीओज, विच कुड बी Private स्टार्टअप companies. इन्वेस्टमेंट्स, Okay. प्राइवेट कंपनीज, कोई फ्रेंड की कंपनी जहां लग रहा है कि स्कोप बढ़ सकता है, या फिर खुद का कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो ये सारी चीजों के लिए हमारा वो अलग बास्केट है। तो दिस इज हाउ वी हैव, बट इसमें मेजर जो चंक है वो म्यूचुअल फंड्स में वो डायरेक्ट है उसमें आप एवरेजिंग या फिर सस्ते कुछ- पे लेना वो सब नहीं, वो कुछ नहीं, वहां प्योर एसआईपी चल रही है, मोटा मोटी हफ्ते के मतलब महीने के हर दिन एसआईपी होती है, ओके कोई ना कोई म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं हर Got it. एसआईपी हो रही है। और आपने जो ईटीएस के बारे में जो बताया कि आप डिप पे बाई करते हो, तो क्या कुछ लॉजिक है कि कितना डिप पे कितना बाई करते हो? जितना ज्यादा डिप उतना बाई। For example? जनरली 0.5% तक मैं नहीं खरीदता। 0.5 से लेके अगर 1% है तो मैं समझो 1000 रुपए डाल दूंगा, 1000 से 1% से 2% है तो 2000 डाल दूंगा, 2 से 3 है तो 5000 डाल दूंगा, 3 से ज्यादा है तो 10,000 डाल दूंगा, और 5 से ज्यादा है तो 20,000 भी डाल दूंगा। ओके तो मुझे याद है 7 अप्रैल को अचानक से मार्केट क्रैश की थी, तो बहुत सारे डाउन हो गए 5-5%, तो एक बार के लिए तो ओडी लेनी पड़ गई और उससे, क्योंकि रूल इज रूल, पैसा डालना है तो डालना है। करेक्ट तो रोज 3 बजे के आसपास हम मार्केट्स देखते हैं और 2 मिनट में अपना जो बाइंग है वो कर लेते हैं। करेक्ट तो ओवरऑल रिटर्न पिछले 4 साल 5 साल का कितना बन जाता तो देखिए एमएफ्स में तो मैं 9-10 साल से हूं, तो मैं 9-10 साल का बता सकता हूँ। आई हैव डन एन आईआरआर ऑफ अराउंड 15-ish%। दो आई कुड हैव डन बेटर, मेरी नॉलेज मतलब गजेंद्र सर को पहले सुन लिया होता, कीर्तन को पहले सुन लिया होता तो मे बी आई कुड हैव डन बेटर, बट ठीक है, आई थिंक स्टिल आई एम वेरी हैप्पी विद 15% बिकॉज एक अच्छा रिटर्न है 15%। सिप ऑन डिप जनरली एड्स 2-3% टू दैट। ओके सो दैट इज 17-18 हाँ, 17-18% निकल जाता है। एंड ऑप्शन सेलिंग से जो वो अलग है, वो अलग दैट एडिशनल 15-20% हमें मिल जाता है। Got it. Makes sense. And Kirtan sir, what is your strategy? I have heard about the 33 strategy, but exactly वो चलती कैसे है? कौन सा fund select करते हो? Whether it is index or active fund? सी आई टेल यू, मेरा थोड़ा सा थॉट अलग है, क्योंकि नॉट एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि मैं इस बिजनेस में भी हूँ, सो द थॉट लार्जली कि उस तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी है जो आप एक सेम तरीके के इन्वेस्टर्स के साथ रेप्लिकेट कर पाओ, राइट? और कभी चेंज भी करना है तो इट बिकम्स ईजियर फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। सो व्हाट आई डू इज वेरी सिंपल। मान लो अगर मेरे पास, क्योंकि 8-10 साल का समय है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैपेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो एसेट एलोकेशन लेवल पे जनरली माय इन्वेस्टमेंट इज 80% इक्विटी एंड 20% गोल्ड। Okay. Gold. यस, Okay. आई डोंट डू फिक्स्ड इनकम इन जनरल। और मेरी बात करें, पर फ्रॉम एन ऑडियंस स्टैंड पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि मान लो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो ऑलरेडी कंपलसरी आपका ईपीएफ कट रहा है, आपको चाहिए आप वीपीएफ कर सकते हो। आज 8.25% मिल रहा है, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो आप थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन करोगे, इट इज 11.8%। Correct. यानी आपको फिक्स्ड इनकम में 11.8% रिटर्न मिल रहा है, Correct. राइट? उससे बेहतर कौन रिटर्न निकाल कर देगा? और फिक्स मिल रहा है ना? और fix मिल रहा है। Volatility नहीं है. राइट? तो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल तो आपका ऑलरेडी कट रहा है, Correct. and 9 out of 10 people that you will still meet in India, whether they are working professionals or entrepreneurs or otherwise, किसी का पीपीएफ चल रहा है, किसी का कुछ जबरदस्ती इंश्योरेंस चल रहा है, किसी का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है। फॉर मी एवरीथिंग इज फिक्स्ड इनकम, Correct. राइट? दिस एंटायर बास्केट इज फिक्स्ड इनकम। सो आई थिंक फिक्स्ड इनकम तो इनवेरिएबली आपको करना है या नहीं करना है, आपके पोर्टफोलियो में है ही, जो आपको पता भी नहीं है। So while we do investment, our focus is slightly more on the growth assets. Okay. So 80% is equity, 20% is gold. Within that 80%, now this is not a general advice, but within that 80%, what I do is 20% is slightly tactical and 60% is core portfolio. Okay. तो जो 60% core portfolio है वो equally large, mid, small में divided है. And what we do is value, growth, momentum, all three strategies together. Okay. Now this may look confusing for a lot of people, but assume आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए में से 20 रुपया गोल्ड में चला गया, Correct. बचा 80 रुपया। अब उस 80 रुपए में से 60 रुपए का जो एलोकेशन है ना, वो कांस्टेंट है। Okay. 4 या 5 मैक्सिमम म्यूचुअल फंड स्कीम्स है Correct. जिसमें ये 60 रुपया लगा ही रहता है। Okay. थियोरेटिकली वो इक्वली डिवाइडेड है लार्ज, मिड, स्मॉल में। ठीक है. अब उसके नीचे वाले लेयर को आप इग्नोर भी कर दो,
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्योंकि हमको थोड़ा सा शायद ऐसा लग रहा है कि हमको समझते हैं, तो हम एक लेयर और ऐड कर देते हैं कि इन 4-5 फंड्स में कुछ फंड्स वैल्यू स्टाइल फॉलो करते हैं, कुछ ग्रोथ स्टाइल करते हैं और कुछ मोमेंटम Correct. करते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन है 60 का। ओके और बचा हुआ 20, दिस इज नॉट अ जनरल एडवाइस, आपने मेरी बात पूछी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बचा हुआ 20 हम थोड़ा सा टैक्टिकल खेलते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल with whatever is happening with IT now, this is not a recommendation, but whatever is happening with IT, I think we will start allocating from that 20% towards IT, because I think in another 20-24 months it will still end up doing better than Nifty 50 in general, right? So that is my style of investing. एंड गजेंद्र सर, आपकी कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी के बारे में हमने बहुत बार देखा है। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है मेरे पास, लास्ट 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर का मैं रिटर्न्स पैटर्न खोलता हूँ, तो लार्ज कैप हैज डन पुअरर देन मिड एंड स्मॉल कैप। तो एज अ कॉन्ट्रेरियन बेट जो आप लेते हो, तो विल इट बी द केस कि आप लार्ज कैप में अपना एलोकेशन अभी ज़्यादा कर दोगे, स्मॉल एंड मिड में आप कम करते जाओगे? सो हम क्या करते हैं, बेसिकली साल के स्टार्टिंग में एसआईपी बढ़ाते हैं अप्रैल में। करेक्ट। उस वक्त हमें जो थीम सबसे अट्रैक्टिव लगती है उसमें एसआईपी चालू करते हैं। ओके। उस चक्कर में क्या हो गया, फंड्स बढ़ते रहते हैं हमारे, क्योंकि हम पुराने वाले फंड्स को निकालते नहीं है, और हम पुराने वाले फंड्स को तभी निकालते हैं जब हमें लगता है हमने ये पूरी स्ट्रेटजी प्ले आउट कर गई। करेक्ट। सो एज आई टोल्ड यू पुराने पॉडकास्ट में 80% ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम इट्स बाय एंड होल्ड। स्टैंडर्ड डिविएशन 5% एक्सट्रीम बाय एंड एक्सट्रीम सेल है। करेक्ट। तो बाई तो करना बहुत ईजी है, जैसे आईटी अच्छा लग रहा है हाँ। तो बाई कर लिया, बट सेल कब करना है, जब वो साइकिल रन प्ले कर जाए। Right. क्योंकि जब आप बार बार बेचोगे ना तो फिर कैपिटल गेन्स लगते हैं, देखो उससे कंपाउंडिंग Absolutely. और टूटती सर है। आपके कैपिटल पे तो बहुत ज़्यादा लगता है। एग्जैक्टली। तो मेरी एक बहुत इच्छा है, मतलब दिस इज वेरी, लोग समझ ही नहीं पाएंगे, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 30% मार्केट क्रैश हो, मैं कंसोलिडेट कर पाऊँ। वरना आज के सर एसआईपी आधी हो जाएंगी। आज के दिन में कैपिटल गेन देना इतना दुख लग रहा है, तो उस वक्त गोल्डन तरीका होगा कि आप कर पाओ। तो जैसे लास्ट मैंने मतलब 5 साल में खाली एक ही बार मैं बेच पाया, वो लास्ट ईयर पीएसयू फंड में था जहाँ 56% कैगर का 4 ईयर रिटर्न्स था। वाह, सुपर। तो तब लगा कि यार 12.5% देना बनता है, नहीं तो ये तो 56 दिखेगा भी नहीं। तो वो कॉल राइट था, बट अदरवाइज अप्रैल में अगर मुझे अच्छा लगा कि इस बार आईटी 2 साल चलने वाला, तो आईटी में एसआईपी बढ़ा दी। तो आई एम ए कॉन्ट्रेरियन बाय नेचर, एंड मोर देन एडवाइजर आई फर्स्ट थिंक माई सेल्फ एज एन इन्वेस्टर, कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, एंड आई एम ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, आई एम नॉट अ स्टॉक इन्वेस्टर, आई डोंट अंडरस्टैंड एनी थिंग्स। I understand cycles well. I am a big follower of Howard Marks. Right. He's a big believer of cycles in markets. तो जो cycles जो नहीं चली वो चलेंगी, कब चलेंगी किसी को पता नहीं है, टाइम लग सकता है, but eventually you'll make money. Right. So इन्होंने अभी जैसे चाइना का बताया वो ETF के बारे में, मैं 2021 में मैंने वो हैंगसेंग टेक फंड बाय किया था जब दुनिया सब नेगेटिव बोल रही थी। Right. मैंने 10 रुपए की NAV पे डाला, 20 लाख रुपए डाले, वो आधे हो गए। ओह Yes, आधे हो गए थे, राइट। China is not done well. 24 तक नहीं परफॉर्म किया ना चाइना। नहीं किया था, 1 साल में आधे हो गए थे। मैंने संजय Double भाई down किया। डबल डाउन किया। 20 लाख डाले थे, फिर 40 डाले, 5 द मार्टिंगल स्ट्रेटजी 5.5 रुपए की NAV पे डाले, राइट। और आज वो जो 40 डाले ना, उस पे मुझे 40% का कैगर दिख रहा है, बिकॉज 5.5 के NAV पे डाला ना, आज 15 रुपए की NAV हो गई है इन म्यूचुअल फंड ऑफ फंड की NAV। और 3 साल में 2021 से लेकर 25 तक पूरे पोर्टफोलियो पे 32% का कैगर दिखा रहा है। और ये आता भी नहीं अगर वो एडिशनल पैसे नहीं डालता। Exactly. अगर 10 के एनवी पे रहते तो फिर तो नहीं आता, तब 10-12% Right, दिखाता और आप right. खुश हो जाते कि अरे खुश नहीं होते, कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी हाँ. डालिए तो कुछ तो बनना चाहिए ना। राइट। सो ऑल माय कॉन्ट्रा स्ट्रेटजीज हैव वर्क बिकॉज़ यू हैव डबल डाउन, राइट, विद द फेथ कि ये आएगा। तो मेरा एक, जैसे इनका एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो, मेरा टैक्टिकल, बट उसमें खाली अभी तक बाइंग ही हुई है। टैक्टिकल पोर्टफोलियो लास्ट 5 ईयर कैगर इज 26% in mutual funds. And what are there in those portfolio? China fund, Right. auto sector fund for last 4 years, Okay. right? और अभी तो बहुत अच्छा प्ले हो गया। Auto sector बहुत अच्छा हो गया। Right. Small cap in COVID, राइट। right? PSU मैंने डाला Correct. था। तो ये सब डाले ना, दो स्ट्रेटजीज हैव वर्क रियली वेल। सो साइकिल्स प्रेडिक्ट करना सेक्टर्स में इजी है, फैक्टर्स में इजी है। मोमेंटम अगर 2 साल नहीं चला या क्वालिटी नहीं चला, Absolutely. आप लेके बैठो 3-4 साल लगेगा, इट विल प्ले आउट। एंड जनरली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज मच फेवरेबल। दुनिया को लगती है ये क्या कर रहा है, बट आप देखो, आप इतना बीटन डाउन है, आप उसमें डालो तो रिस्क कहाँ है फिर? करेक्ट। ये जीरो तो नहीं होने वाली। सो अदरवाइज माय लॉजिक इज वेरी सिंपल। ये जो SIP हम कर रहे हैं उसमें 12 से 15 ही आने वाला है जनरली। स्मॉल कैप में करोगे तो 15 आ जाएगा, लार्ज कैप में करोगे तो 12-13 आ जाएगा। Correct. अगर आपको 18% बनाना है तो ये 3% बाय द डिप्स। नाउ अनलाइक संजय भाई, I don't buy the dip on 1-2%, 3%. I have a very strong philosophy.
ये जो मेरी 40 लाख जा रही है इट्स अ सब्सटैंशियल कैपिटल व्हिच इज गोइंग एवरी मंथ, Right. तो लेट इट राइड द फॉल अप टिल 20% क्रैश. Okay. सो 20% क्रैश को हम लोग बेयर मार्केट बोलते हैं, इट्स अ टेक्निकल डेफिनेशन. तो मेरा ये 40 लाख ऑटोमेटिकली बाय द डिप कर रहा है Correct. है ना. हाँ, जैसे अप्रैल में गिरा Right, था, right, right. तो ये जितना करना था किया. मेरा था जब तक 20% से नीचे नहीं जाएगा ना, मैं अपना कैपिटल लमसम नहीं करूंगा. Okay. So I'm currently sitting on 17% cash, which is that's a good lesson I've learned today. कि he's on gold. I've never invested in gold so far in my life. एक partially मुझे belief भी नहीं था लास्ट कि एक साल में सस्ता है, तो मैंने बोला यार इतना महंगा में नहीं खरीदा जाएगा. तो I've been on debt 7% अर्न कर रहा है. जब 20% वो बैरियर क्रॉस करेगा, then I'll go massive lump sum at 20% fall. 40% I'll put at 20%. Correct. Remaining 60% I'll put at 25%. Okay. मतलब समझ 20% पे फॉल पे और 25% पे फॉल पे Correct, सारा correct. कैपिटल खत्म कर दूंगा. Okay. तब तक करना है. तो दिस इज माय स्ट्रेटजी एंड दिस स्ट्रेटजी इन द लास्ट 15 years has earned me 18% CAGR on the total portfolio. एंड सर आपने जब कोई साइकिल आप राइड करने लग गए तो आपका पर्सनल एग्जिट अब तक अगर आपने लिया हो तो उसका क्या स्टोरी रहा है? एक ही एग्जिट अभी लिया मैंने, आपको बताया जो पीएसयू वाला. PSU वाला. ओके. देखो 2019 में मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग फंड में डाला था, तब आपको याद होगा इंडिया गवर्नमेंट ने टैक्स कट अनाउंस हाँ, किया 15% मैन्युफैक्चरिंग के लिए 15% लाए थे. 15% कर दिया था तो और मैंने कॉर्पोरेट यार- भी कम किया था उसने. हाँ, तो क्या लगता है corporates. बाइंग बहुत इजी लगता है कि बाइंग का सिग्नल मिल जाता है. हम्म. और मैंने तब से डाला ना SIP किया ना, 22% का रिटर्न फॉर लास्ट 6 years है, Wow. which is not bad. बट अभी तक भी मुझे नहीं लग रहा है कि एग्जिट है क्या ये. Right. And if you see this chart on Funds India, for last 5 years, manufacturing has outperformed Nifty 500 in each of the last 5 years. Now you are slowly getting a signal कि बस 5 साल का outperformance है every year. ये लंबा नहीं चलेगा. 1 या 2 साल में you should start looking at. इसमें हो सकता है कि ऊपर ही I कुछ will- 5-10% रिटर्न मिस हो जाए, पर लेकिन Exactly. साइकिल आप No, but ride I'll कर tell you लो. what I do. Probably it Hmm. might help because you are absolutely correct कि अंदर घुसना बहुत easy है, exit Exit मतलब करना बहुत difficult है. I use a very simple thesis कि यार पैसा तो limited है अपने पास, तो जितना पैसा है उसी को मैक्सिमाइज करना है. तो अगर आपने 2-3 साल एक साइकिल में निकाल लिए ये and you've made your money और सामने आपको दूसरे साइकिल में दिख रही है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यहाँ से तो निकल exit कर कर वहां लो, चले हाँ. जाओ. So वही हुआ था ना कि So- लास्ट ईयर PSU में Absolutely. एनकैशमेंट दिखा और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सामने दिख रही थी. Perfect. तो वो दोनों बहुत अच्छा प्ले आउट हो गया. बट Perfect. अभी मैं आज निकालूं, तो कहाँ डालूं? कहाँ डालूं मैं? राइट. तो वो नहीं दिख रही है, तब तक मैं बोला चलो चले रहने दो. करेक्ट. That's how it और works. बीच में सर हमने गोल्ड की बात की. कल मैं जब क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा था तो 47% ईयर टिल डेट रिटर्न था. आज मार्केट देख के आया तो 2% और 2% बढ़ा है, और तो बढ़ा हुआ है. 50 तो हो गया गोल्ड टच इन 1 ईयर. आपका सिर्फ 20% एलोकेशन है गोल्ड में. व्हाट इज योर थीसिस ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड? मतलब कैसे आप इतना इन्वेस्ट करते हो गोल्ड में? I will tell you क्यों गोल्ड जनरली पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है. फर्स्ट, लोग आज गोल्ड की बात इसलिए करें क्योंकि पिछले 2 साल में गोल्ड चला है, राइट. राइट? बट आई विल गिव यू सम स्टैट्स दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि गोल्ड एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए. आप पिछला 2 साल निकाल भी दोगे ना, चलो पहले 2 साल इंक्लूड करके बात करते हैं. आप पिछले 25 साल का गोल्ड पे CAGR देखिए, इट इज 13.5%. ओके. आईएनआर रिटर्न. INR return, Right. 13.5%, right? Which is as good as your Nifty Like, 50 correct. TRI, right? With lower volatility, राइट. right? तो यानी अगर आपने निफ्टी में डाला होता या गोल्ड में डाला होता, आपको गोल्ड में कम वॉलिटिलिटी के साथ उतना ही रिटर्न मिलता. अब लेट्स चैलेंज द थीसिस के गोल्ड के बारे में लोग बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि Right. पिछले 2 सालों में गोल्ड इतना चला है. आप पिछला 2 साल निकाल दो, बाकी के बचे हुए 23 साल का डेटा निकालोगे, गोल्ड has still generated 12.5% CAGR. So the last 2 years in which gold probably has given 70-80% returns, right? That has only added 1% to the entire To the entire to the entire gain, right? राइट. So first, from a long-term perspective, I think there are enough and more data points suggesting कि gold यार उतना ही अच्छा कर रहा है जितना equity कर रहा है. Of course, you and I can argue mid cap, small cap के सामने, राइट. but that's a separate story, right? Nifty TRI के सामने gold long-term performance is very similar. Correct. Right? First, second, I think मुझे ऐसा लग रहा है behaviorally बहुत important है कि from an investor standpoint you understand कि investors आपको कुछ भी बोल दे कि मैं aggressive हूँ, and गजेंद्र सर आई एम होपिंग विल एग्री विथ मी, वो डिस्कशन के टाइम पे आपको बोल देंगे मैं बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, आप बिंदास एलोकेट करो. जिस दिन 10% डिप आया ना, वो सबसे आएगा. पहला बंदा होगा कॉल Call करने के लिए करेगा. कि क्या हो रहा है. क्या हो गया? करेक्ट. अब आप समझो कि जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो ना,
अकॉर्डिंग टू मी 80% इज बिहेवियरल मैनेजमेंट एंड 20% इज टेक्निकलिटी. शायद आप 90-10 भी बोल दोगे ना तो भी सही होगा. अब अगर आपको सामने वाले का बिहेवियर कंट्रोल करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा हो पोर्टफोलियो में. गोल्ड एक्चुअली हैज दैट capability, because again you go back and look at the last 25 years of data and you will understand कि short term में right gold typically has a negative correlation with equity. तो अगर आपका equity गिर रहा है ना तो gold ऊपर जाएगा जिससे आपका portfolio थोड़ा सा balance हो जाएगा. इसीलिए आप देखिए मैंने 5% allocation नहीं बोला gold का, मैंने 20% allocation बोला, क्योंकि अगर आपके पास 5% allocation है तो क्या ही average कर लेगा आपके portfolio को. तो long term में with lower volatility it is still giving the same return like Nifty 50 TRI. In the short term it is acting like a hedge to your portfolio. Now you can argue saying तो 50% क्यों नहीं कर देते, right? But understand 50% इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं जब equity में सिर्फ निफ्टी टीआरआई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो मिड कैप स्मॉल कैप के भी बात कर रहा हूं. अब मिड कैप स्मॉल कैप के सामने 3-4% का अंडर परफॉर्मेंस है गोल्ड का ओवर लॉन्ग टर्म. राइट. सो इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट टू इक्विटी. Right. In that sorts. It is an hedge. It's a hedge. And at the same time मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो जनरली कभी कभी बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के साथ जब बात करता हूँ ना, मैं तो उनके पास जबरदस्ती फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन रखवाता भी हूँ. I'll tell you why. 2008 देखा, 2013 देखा, 2018 देखा, 2020 देखा. इन चारों साइकिल्स में एक चीज मैंने नोट कर ली फ्रॉम अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव कि मार्केट जब 10% 20% गिरता है ना, आधे से ज्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनको पैसा डालना चाहिए. अब उनको आप साइड में छोड़ दो. कुछ लोग हैं जिनको समझ गया है कि यार ये तो नेचुरल है, मार्केट गिरेगा ही. जब मार्केट गिरता है ना उनके पास पैसे नहीं होते, फिक्स्ड इनकम काम आता है फिर. तब फिक्स्ड इनकम काम आता है. राइट. सो गोल्ड कैन ऑल्सो वर्क दैट वे इफ एट ऑल यू कैन प्ले टेक्निकली. कि जब मार्केट गिरा, गोल्ड ने तो आपको रिटर्न दे दिया, अभी उसी को निकाल को इक्विटी में दे दो तो आप डबल डाउन कर दोगे सेम पैसों पे. ऑफ कोर्स टैक्स का एंगल है, बट द वे आई लुक एट इन्वेस्टिंग, टैक्स मेरे लिए इंसिडेंटल है. मैं रिटर्न निकालूंगा तब टैक्स भरूंगा ना. माय फोकस इज रिटर्न कैसे ज्यादा निकालूं. सो जैसे गजेंद्र सर ने कहा कि 56% जब मैं सीएजीआर निकालूंगा, तो आई एम हैप्पी पेइंग 10% ऑफ दैट. 6% कम हो गया है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. आई थिंक गोल्ड है ना मेरे लिए एक गद्दे की तरह है. मतलब गोल्ड एक्ट्स एज अ गद्दा. आदमी गिरेगा तो गोल्ड गद्दे पे गिरेगा. तो गद्दा तो होना ही चाहिए पोर्टफोलियो में, नहीं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. और ऑफ लेट जैसे सही डेटा दिया ऑब्वियसली कि लास्ट 2 इयर्स को भी अगर हम जोड़े तो माइनस करें तो भी एक गोल्ड ने ठीक ठाक रिटर्न दिया है. लेकिन गोल्ड के रिटर्न में जो मुझे लगता है कि हाथी की पूंछ पकड़ के चलो, इफ यू लुक एट all these big economies today, they are buying gold left, right and center. I was coming to that only कि रीजन क्या है 2-2% 3-3% मूवमेंट एक दिन में आ रहा है. चाइना खरीद रहा है. रिटेलर से तो आ नहीं सकता ये. चाइना खरीद रहा है 21 टन महीने का खरीद रहा है. 21 टन्स एवरी मंथ दे आर बाइंग. मतलब 21 रीसेंट डेटा है. हाँ रीसेंट डेटा है. पहले कम था, मतलब पहले कम बाइंग ऑब्वियसली पहले नहीं खरीद रहे थे. एंड सी ग्लोबली करेंसी वॉर्स चल रहे हैं एंड दिस इज अ वेरी यूनिक टाइम. इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो सब ऊपर है. वेरी यूनिक टाइम्स. क्यों? क्योंकि अभी एक युद्ध चला हुआ है कि किसका वर्चस्व ज्यादा है. हु इज गोना बी स्ट्रॉन्गर. अमेरिका स्ट्रॉन्ग होगा, ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, चाइना स्ट्रॉन्ग होगा, कौन स्ट्रॉन्ग होगा? और उसमें ये वॉर चल रही है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हाथी की पूंछ पकड़ के चलो, वो लोग ज्यादा जानते हैं हमसे. और सेंट्रल बैंक खरीदता है ना, उसको प्राइस की कोई परवाह नहीं है. उसको फर्क ही नहीं पड़ता किस प्राइस पे खरीद रहा है. एंड उसकी वजह से ये हो रहा है. सेकंड, अभी तक तो हिस्टोरिकली यूएस डॉलर के अगेंस्ट आईएनआर 4% साल का टूटा है. तो वो 4% वैसे ही आपको रिटर्न ऐड करके दे रहा है एक तरीके से. बट हाँ, एक हिस्टोरिकल ये भी ट्रेंड रहा है कि जब एटीएच बने हैं, गोल्ड के ऑल टाइम हाइज बने हैं, तो गोल्ड ने 10% के आसपास का रिट्रेसमेंट, मतलब नीचे का रिटर्न्स भी दिया है. बट अगर आप लॉन्ग टर्म में गोल्ड होल्ड करते हो तो मुझे लगता है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो मिलता है. और मैं तो अब अपने पोर्टफोलियो में अग्रेसिवली सिल्वर भी ऐड कर रहा हूँ. बिकॉज मुझे तो सिल्वर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि सिल्वर मुझे ऐसा लगता है कि एक तो उसका यूटिलिटी है, और कहीं मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, यूजेज बहुत ज्यादा है. इंडस्ट्रियल यूज है. और मैंने कहीं एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि जितना सिल्वर चाहिए उतना सिल्वर दुनिया में ही नहीं है. ओके. तो अगर वो चीज उतनी है ही नहीं तो उसका प्राइस बढ़ना तय है. गोल्ड से भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है सिल्वर के लिए ये चीज, क्योंकि गोल्ड का एक्चुअल में इंडस्ट्रियल यूज नहीं है, ऑर्नामेंटल यूज है. और ये वाला यूज है, रिजर्व करेंसी यूज है. हाँ, और डिमांड सप्लाई है मेनली. हाँ, और डिमांड सप्लाई. और सिल्वर में वो इंडस्ट्रियल यूजेज मिल जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. एक रेशो हम देखते हैं इंटरेस्टिंगली, गोल्ड सिल्वर रेशो हम सभी को पता है. तो अभी ऐसे रेशो पे नंबर पे है जहाँ पे गोल्ड भी बढ़ रहा है, सिल्वर भी बढ़ रहा है, लेकिन गोल्ड ज्यादा तेजी से बढ़ गया तो सिल्वर अंडर वैल्यूड लगता है. तो क्या ऐसा है कि सिल्वर अंडर वैल्यूड है या फिर दोनों ही महंगे हैं, बस गोल्ड ज्यादा महंगा है? आई हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू.
मैं मेरे पोर्टफोलियो में सिल्वर नहीं ऐड करता। ओके ऑफ कोर्स उसका एक शायद थॉट ये भी हो सकता है कि मुझे सिल्वर नहीं समझता इन जनरल, बट आई लुक एट सिल्वर लार्जली फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि यार इक्विटी में ये एक सेक्टर है मेरे लिए, राइट राइट। आई टेल यू व्हाई, ठीक है, क्योंकि सेम डेटा अगर आप सिल्वर पे देखो पिछले 20-25 सालों का, इक्विटी से ज्यादा वॉलेटाइल है और इक्विटी से कम रिटर्न, ओके राइट, एंड इट इज एक्सट्रीमली सिक्लिकल, वो एक्चुअली कमोडिटी की तरह बिहेव कर रहा है एक्सट्रीमली सिक्लिकल, ओके राइट। सिल्वर क्यों ऊपर जा रहा है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड। सिल्वर ऊपर जा रहा है फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों रीजंस की वजह से। फंडामेंटल रीजन क्या है, पिछले 4 सालों में या 5 सालों में इफ यू सी 3 ऐसी थीम्स है जो ग्लोबल थीम्स बन गई है, सेमीकंडक्टर, करेक्ट एआई एंड ईवीज, राइट राइट। 60% सिल्वर ग्लोबली यूज होता है इंडस्ट्रियल यूज में। राइट अब सेमीकंडक्टर की थीम अगर ग्लोबल पैरेलल्स पे बढ़ेगी, कंप्यूटिंग राइट बढ़ेगा, चिप रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, सिल्वर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। एआई में सेम हो रहा है, एआई में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे कंप्यूटिंग पावर बढ़ाने के लिए, वहां पर सिल्वर की रिक्वायरमेंट, ईवीज के लिए बैटरी एंड एवरीथिंग एल्स उसमें भी सिल्वर चाहिए, तो आपकी सिल्वर की डिमांड ऊपर चली गई है, ये थीम्स की वजह से, इंडस्ट्रियल यूज की वजह से, राइट। सेकेंड, लाइक ही राइटली सेड, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था 2027 में 2 सबसे बड़ी सिल्वर माइंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाने वाली है, ओके और पिछले 4 साल से जितना सिल्वर माइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई उससे ज्यादा डिमांड है, राइट, व्हिच हैज नॉट हैपेंड ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स और समथिंग लाइक दैट। तो सिल्वर की डिमांड बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, पर सिल्वर का सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए सिल्वर ऊपर जा रहा है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट ऑल्सो, जैसे संजय भाई ने कहा वो सिल्वर खरीद रहे, अब अगर वो सिल्वर खरीद रहे ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स लेके, वो भी जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट सिल्वर डिमांड बढ़ रही है और वो लोग भी सिल्वर खरीद रहे मार्केट से। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, मोर टेक्निकल, राइट यू यूज द टर्म गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो पिछले 25-30 सालों का डेटा है कि 65 से 85 करेक्ट के बीच में रहा, 85 जैसे कुछ पहुंच गया करेक्ट। तो 1 ग्राम गोल्ड आप दोगे तो 65 से 85 ग्राम सिल्वर मिलेगा, राइट। टुडे दैट रेशियो इज 107। ओके सो हाउ डू यू लुक एट इट, इधर यू कैन से कि गोल्ड बहुत महंगा हो गया और यू कैन से सिल्वर बहुत सस्ता हो गया, राइट। तो दिस इज अनदर रीजन व्हाई सिल्वर इज गोइंग अप। अब ये सब चीजों की वजह से सिल्वर ऊपर जा रहा है। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दैट आई एम नॉट रियली अ सिल्वर इन्वेस्टर इन जनरल, क्योंकि सिल्वर क्या ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है मेरे पोर्टफोलियो में जो गोल्ड नहीं कर पा रहा है। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी है। व्हाई? क्योंकि अगर सिल्वर की डिमांड किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वॉट एवर वी लर्न सो फार, राइट, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइड ऑफ दिस, पर पिछले 3-4 सालों में हमने जो भी देखा है, सिल्वर की डिमांड इमीडिएटली इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि सेमीकंडक्टर थीम कैसा करेगा, ईवी कैसा करेगा, बैटरीज की रिक्वायरमेंट कैसी होगी, एआई कैसा होगा, करेक्ट। क्योंकि उसके बाद उसके अलावा तो सब चीज कांस्टेंट ही है जो पहले थी और आज भी है। अब वो थीम तो ऑलरेडी इक्विटी पोर्टफोलियो में प्ले हो रही है, राइट, कोई ना कोई सेक्टर में इन्वेस्ट करेक्ट, क्योंकि आप डेटा सेंटर्स के स्टॉक्स खरीद रहे हो, आप सेमीकंडक्टर्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिल्वर का जो मोमेंटम प्ले मुझे मिलना चाहिए वो तो मुझे सेक्टर एलोकेशन से इधर मिल ही रहा है, और वो शॉर्ट टर्म में तो कोई हेज भी नहीं है। सो आई एम नॉट सेइंग कि सिल्वर ऊपर नहीं जाएगा, बट आई एम सेइंग मेरे पोर्टफोलियो में सिल्वर ऐसा कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है कि आई एम कंसर्न्ड कि मुझे सिल्वर ऐड करना चाहिए, राइट। मेरा नहीं, शायद टेक्निकली मैं उतना स्मार्ट भी नहीं हूं टू अंडरस्टैंड सिल्वर। नहीं यार, सब जितना टेक्निकल इन्फॉर्मेशन फंड मैनेजर्स नहीं दे पाएंगे। आई थिंक एक ही चीज मैं इस पे जोड़ूंगा, एंड देन आई वुड पर्सनली लव टू हियर गजेंद्र सर ऑन दिस, कि सिल्वर की एक डिमांड जो अब रिसेंटली और बढ़ी है ना, सी गोल्ड का एवरेज ASP जो गोल्ड ज्वेलरी का था, आई वाज शॉक्ड टू नो दैट 80% ऑफ गोल्ड ज्वेलरी इन इंडिया जो है वो एवरेज टिकट प्राइस 30 से 40 हजार रुपए से नीचे है। Okay. मतलब हम तो बड़े बड़े ज्वेलरी की दुकानों में जाएंगे, 10 लाख की चेन, 2 लाख की चेन, 4 लाख की चेन, पर 80% जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वो 30,000 40,000 रुपए से नीचे बिक रहे हैं। तो जब तक गोल्ड 60,000 70,000 की रेंज में था, 5 ग्राम की चेन
बिकते थे। आदमी खरीद सकता था। अभी नहीं खरीद। आज वो खरीद ही नहीं सकता क्योंकि वो तीन आज चार 5 ग्राम 60,000 रुपए हो 3-4 चुका है। ग्राम की खरीद रहा ठीक है, अब 3-4 ग्राम में तो कुछ आता ही नहीं है, तो हाँ। इसलिए ऑब्वियसली हॉलमार्किंग में भी 9 कैरेट तक मामला पहुंच गया है, जो पहले 22 था, कैरेट्स चल रहा था। 14 तो आप समझिए कि 36% प्योरिटी पे काम चल रहा है गोल्ड में, 36-37% प्योरिटी पे, जो पहले वाज वेरी वेरी हाई, यू नो, ऑलमोस्ट 90% प्योरिटी था। तो नाउ लोग जो है, और खासकर जो जेनजी है, दे आर मूविंग टू सिल्वर jewelry also. There are brands in, you know, especially Southeast Asia, which are multi-billion-dollar brands only because they are selling silver jewelry right now, and they have seen much of their growth in the last 2 years. जब से गोल्ड एक, you know, प्राइस अप होने लगा है, तो ये जो एक अगला सेगमेंट सिल्वर के लिए ओपन होने वाला है ना, वो होने वाला है सिल्वर की ज्वेलरी का, और सिल्वर मिक्स्ड विद गोल्ड ज्वेलरी का। तो ये एक अलग डिमांड क्रिएट करेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा। जेनजी के पास ऑब्वियसली, उनके पास तो आईफोन के लिए होता है, पर ये सब के लिए नहीं होता है। तो फॉर ऑर्नामेंटल यूज, फॉर एवरीडे ज्वेलरी, पीपल विल हैव टू बाय सिल्वर, व्हिच विल आल्सो ऐड एज अ डिमांड ड्राइवर फॉर सिल्वर। धीरे धीरे मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो एक ज्वेलरी में भी अपना दम जमा लेगा, फॉर विच इट विल हैव इट्स ओन रिक्वायरमेंट। तो वो मेरा एक अलग थीसिस है। एक क्वेश्चन सर गजेंद्र सर, हाँ। मुझे आपसे है। यूएस में पीटर लिंच करके एक इन्वेस्टर है, उन्होंने बहुत बार कहा है कि मेरे फंड ने 23-24% का केगर दिया है, बट मेरे किसी इन्वेस्टर ने नहीं दिया है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे फंड्स है जो 1990s में बने हुए हैं, आज 19 से 20% केगर पे है, 10,000 तब का डाला हुआ, कुछ 70-80 लाख 1 करोड़ रुपए हो जाता है उनमें, बट किसी इन्वेस्टर का मैंने सुना नहीं है आज तक कि भाई इतना पैसा बन गया। तो फिलोसफी, सिंस आप इतने टाइम से फंड मैनेज करते आ रहे हो लोगों का, वो फिलोसफी क्या रही है? विड्रॉ कर ही लेते क्या लोग एक्चुअल में आके, अगर इतना भले कितना भी स्मार्ट हो वो? करेक्ट। सो जैसा पीटर लिंच ने बताया है कि मेरे फंड पैसा नहीं बनाते हैं, वैसे एज एन एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर मैं मेरे क्लाइंट्स जो आते हैं फर्स्ट मीटिंग में बोलता हूँ, सर मैं पैसा बनाऊंगा, आप नहीं बनाओगे। आप आ रहे हो मेरे पास, लेकिन आप पैसा नहीं बनाओगे। मैं ओपनली बोलता हूँ, बिकॉज इट्स हिस्ट्री। मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर हिम, बट जो कीर्तन भाई ने कहा ना कि सब लोग आते हैं, सब 25 साल का गेम खेलना चाहते हैं, सबको 18% कैगर चाहिए, सब लोग बोलते हैं मैं एग्रेसिव हूँ, राइट? फर्स्ट 10% विड्रॉल में उनकी रियल कैरेक्टरिस्टिक दिख जाती है। तो विड्रॉल पे पैसा लोग निकाल लेते, मतलब ड्रॉ डाउन पे पैसा निकाल लेते, या फिर एक सर्टेन अमाउंट पहुंच जाता है पैसा फिर निकालते हैं? सबसे पहले पैनिक, वो 10% Okay. उस पे आपको रियल सिम्टम दिख जाते हैं, रियल कैरेक्टर केवाईसी, रियल केवाईसी उस वक्त दिखता है आपको, राइट? नॉट जो फॉर्म भरते हो आप। तो हमें मालूम है कि क्लाइंट्स पैसा नहीं बनाएंगे। अच्छा, और ये थीसिस है ना हमारी बार बार स्ट्रांग होती रहती है। जैसे कई बोलते हैं ये 10% क्लाइंट्स पैसा बना लेंगे क्योंकि इनको हमने 5 साल देखा है, और फिर छठा साल वो ऐसा स्टूपिड काम करता है ना कि आपको मतलब सर पकड़ने का मन करता है कि यार ये भी ऐसा है, मतलब यूट्यूब ब्रूटस जो वाली बात है। एतु ब्रूट, यस, या तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो वो रियल, तो मैंने पार्टनर को बोलता हूँ, मुझे लगता है तू और मैं ही बचेंगे हम लोग, बाकी सब कोई नहीं भाई, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। त्रिपाठी बचेगा। सर आपके पर्सनल कैपेसिटी में कोई ऐसा फंड रहा है जो आपने 15-20 साल आज होल्ड कर लिया और उसमें केगर रिटर्न्स बहुत ही अच्छा है? मेरा जो सबसे पुराना SIP चल रहा है, हाँ। 2010 से लेके 15, मेरी 15 साल की जर्नी, Right. फर्स्ट SIP 15 साल। तो एक स्मॉल कैप DSP जो इनके पास भी है, करेक्ट, वो 20% का कैगर है, Okay. राइट? और दूसरा टैक्स सेवर फंड है जो 18% का कैगर है। ओके, और क्या चाहिए उसमें, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सो इट्स नॉट माई इंटेलेक्ट, इट्स माई टेम्परामेंट। सिर्फ कितना अमाउंट डाल के कितना हो गया एक बार? तो 5-5 हज़ार की SIP चालू की Right. थी, 18 साल हो गए, तो 15 साल हो गए, 15 साल में अपने 18 लाख डाला, 18 लाख की वैल्यू 86-87 लाख हो गई है। Nice. होल्ड ऑन, आज से 5 साल पहले उस फंड को 10 साल कंप्लीट हुए थे SIP को, तो 10 साल में 12 लाख आपने डाले थे, 12 लाख की वैल्यू 24 लाख थी। 5 साल आपने और बढ़ाया तो 18 लाख डाले और 86 हो गया। इसको कंपाउंडिंग कहते हैं, और ये बात है ना दुनिया को नहीं समझ में आती है। तो वो पेशेंस 20 साल का किसी के पास नहीं है। मैं मतलब हर जन को देख लिया, और जितना स्मार्ट इन्वेस्टर है जो इंडस्ट्री से है उसका तो और बुरा खराब, और ज्यादा हालत खराब। वो वही बात है ना सर कि 1 रुपए जब 100 रुपए बन जाता है, उसके बाद 10% भी बढ़ता है तो ओरिजिनल कैपिटल पे तो 110 गुना हो गया। एग्जैक्टली। तो वो चीज, तो अब हम इस जोन में ना, वी आर लाइक स्टॉइक इन्वेस्टर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 22 आ रहा तो फर्क नहीं पड़ रहा है, और -5 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक साल में मार्केट ने फ्लैट रिटर्न दिया है तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमें उल्टा अच्छा लगता है क्योंकि हमारी SIP अब लोअर भाव पे खरीद रही है। हम इस बात में खुश हो जाते हैं कि चलो देखो, आज ही मैं कहीं बोल रहा था कि वो कल्पनिक बात बोलते हैं कि बुल रन दोनों तरफ है, हमेशा बुल रन है, कभी वो NAV में बढ़ती है, कभी वो यूनिट्स में। क्या बात बोली है यार, है ना? अमेजिंग। तो यूनिट्स बढ़ रहे हैं ना, एक साल में हमने बहुत यूनिट्स कमाए हैं, मार्केट फ्लैट रहा है, तो यार आप उसमें खुश हो जाओ। तो दिस इज हाउ, सी एक चीज आप हमेशा, जितना वेल्थ को चेज करोगे ना उतनी वेल्थ आपसे दूर भागेगी। आई एम नॉट हियर टू चेज वेल्थ, आई एम ओनली हियर कि बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर
मेरा पर्सनल टारगेट है 18% रिटर्न, क्योंकि मुझे लगता है 18% मेरा हक है, राइट टू विन है। आई एम नॉट सेइंग आई एम हियर टू टारगेट 22%। राइट, अगर मेरे पोर्टफोलियो में 21 आया तो लक कहूंगा, चलो वो 3% लक को 3% attribute लक को कर एट्रीब्यूट है, 18% मैं शायद अपनी मेहनत से, टेम्परामेंट से बना सकता हूँ। तो मेरे इन्वेस्टर नहीं बना सकते हैं। जब इन्वेस्टर्स के हम पास जाते हैं ना तो उनको 12% का ही बोलते हैं। हम उनको बोलते थे 12 इज मे बी योर राइट टू विन इफ यू बिहेव राइट। राइट, 15 अगर आए तो तुम्हारे लिए वो लक है, 3% एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए लक है, राइट। तुम 18 की कर, तो बहुत लोग आते बोलते सर आपका जैसा पोर्टफोलियो क्यों नहीं देता, मतलब तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। 10-10 साल अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो नहीं चला ना, एक फंड नहीं चला, फॉरगेट, तुम्हारा पोर्टफोलियो 15% कैकर दे रहा है, एक फंड तुम्हारा 8 दे रहा है ना, तुम मेरी लाइफ उसी में खराब कर दोगे सर, ये 8 क्यों दे रहा है। 10 साल 10 महीना 10 महीने में नहीं कर पाएंगे। सर इलेक्शन का जो एग्जिट पोल वाला दिन था उसके 5-6 दिन बाद सर ऑफिस आए थे, हम लोग मिले थे, मैंने वो ड्रॉडाउन देखा था, 2-2.5 करोड़ का ड्रॉडाउन सिंगल डे का, सिंगल डे का। मैंने 40 लाख देखा था, तो मैं Exactly. मैं 30 या वो 40 संजय लाख भाई, मैं 2 करोड़ कैसे दिखा, वो एक क्लाइंट ने मुझे फोन करके बोला कि यार तुमने बताया नहीं, निकाल लेना चाहिए था पैसा, तुमको पता नहीं है इलेक्शन में ऐसा होता है, मेरा 40 लाख का पोर्टफोलियो में 4 लाख गिरा है, तो ठीक है ना। तो मैंने मेरा खोला, मैं सर तो मेरा देख जितना मेरा ड्रॉ डाउन उतना आपका पोर्टफोलियो वैल्यू नहीं है। बेचारा चुप हो गया, उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला। उसमें होता है कि सामने वाला खुश भी हो जाता है कि मेरे से ज्यादा नुकसान किसी और का हुआ है, चलो ठीक है मेरा सेल हो बोलो गया। वो ऑफिस में होता था ना यार, जितना मेरी तनख्वाह है उतना तो इनका टीडीएस कट रहा है। करेक्ट। आई थिंक दिस इज अ गुड लर्निंग। अगली बार मैं ड्रॉ डाउन्स मैसेज Publish कर करने दूंगा चाहिए, सबको, हाँ। भाई मेरा इतना टूटा है, प्लीज डोंट कॉल बैक। सो हमारे ना ऐप में ना पहले 1 डे आता था, वो हाँ। जो भी इवेंट है, हमारे सब क्लाइंट्स को आदत पड़ गई थी 1 डे देखने की। मैं भी देखता था, बट मैं जब पोर्टफोलियो React खोलता नहीं था देखता, करते बट मैं लोग वरना रिलीजियसली देखते हैं आज मेरा 1 डे फॉल कितना हुआ है, खुश हो जाते थे। तो हमने ना वो ऐप को वो फीचर को बंद करवा दिया था। वेरी गुड सर। हाँ, फीचर बंद करवा दिया। हमारे पास पुराने इन्वेस्टर्स का फोन है, अरे तुमने ये क्या कर दिया, मतलब बहुत होगा, और मुझे पता ही नहीं चला किसने बंद किया, क्या कब चालू था, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने बाद में मेरे भाई से पूछा यार बंद कर दिया क्या हमने, ये बोलता हाँ, बोलता है जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे थे वो बहुत परेशान कर रहे थे कि है, तो हमने बंद कर दिया, पुराने परेशान कर रहे हैं कि यार क्यों बंद कर दिया। तो बाद में मैंने समझाया कि यार जब तुम 10 साल के लिए पुराने इन्वेस्टर्स को समझाया तो फिर रोज क्यों देखते हो। तो बोलता नहीं, हम देखते हैं, तुमको परेशान थोड़ी करते हैं। मैं बोला कि बोला नहीं इसको चालू कराओ, तो मैंने बोला वेंडर से बात करता हूँ। तो 10 दिन तक फोन मैंने किया नहीं, बोलता अच्छा हुआ तुमने बंद कर दिया, अब हम देखते ही नहीं है। तो वेल्थ तभी बनती है जब आप नहीं देखते हो। गजेंद्र सर देखिए, आप सोचिए मेरे पेरेंट्स के टाइम, मेरे फादर के टाइम पे मुझे याद है कि वो भी स्टॉक मार्केट में 1980 से, स्टॉक का भाव वो न्यूज़पेपर में आता था। शुरू में तो हफ्ते में शायद एक बार ही आता था, तभी शेयर सर्टिफिकेट्स आज भी पड़े लोग, और हाँ, वरना नहीं रहते ना, वो नहीं तो। रहते। तो लोग होल्ड इसलिए तो कर पाए क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी। हाँ। हमारे टाइम पे भी 2013-14 तक जो भी 8 में इन्वेस्टमेंट किया था हम देखते ही नहीं थे, क्योंकि फिजिकल सर्टिफिकेट आता था, हमारे पास टाइम ही नहीं होता था फिजिकल अकाउंट स्टेटमेंट देखने को। कॉन्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, कौन वो- सा मेरे को टेक्नोलॉजी। CNBC का एक इंटरव्यू आता है, कोई तो रिटेल इन्वेस्टर आया था, तो उनको शेयर सर्टिफिकेट मिले थे अपने दादाजी के, तो वो बोले मेरे पास MRF के शेयर MRF सर्टिफिकेट है। हाँ। तो उसने पूछा कितने, हाँ। तो उसने जब 25,000 हंड्रेड्स में वो नंबर था, तो जो एंकर था वही शॉक में हो गया। आपको पता है ना आप करोड़पति हो, आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो लेकिन आप करोड़पति हो। Correct. तो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ True. डिसिप्लिन True. विदाउट नोइंग। मेरे एक फ्रेंड के फादर, उन्होंने लाइफ में सर सिर्फ अलॉटमेंट वाला सिपला रखा था। अलॉटमेंट वाला सिपला रखा था। उनकी बेटे की मैरिज, डॉटर की मैरिज, रिटायरमेंट, उनका क्या कहते हैं घर, उनका दूसरा घर, सब कुछ उससे अगर आज भी 5-7 करोड़ के शेयर्स पड़े हुए हैं। सिर्फ अलॉटमेंट वाला सिपला रखा हुआ था। 10,000 का तब अलॉटमेंट होता था, तो 10,000 का अलॉटमेंट का सिपला रखा हुआ था। जस्ट इमेजिन, इतना पावर होता है जब आप होल्ड कर लेते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेचा, अपना लाइफ भी जी ली, अच्छे से गवर्नमेंट सर्विस में थे, अच्छा कर लिया। और तो आप ये देखो ना, बर्कशायर हैथवे का एक स्टॉक का दाम 8 करोड़ रुपए है, Right. यू नो। हाँ, क्लास ए क्लासिक, राइट। तो मैं ओमाहा गया था, ओमाहा में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स आते हैं, 70 साल के, 80 साल के आते हैं। तो उनके पास मान लो 100 शेयर्स हैं खाली ए क्लास के, राइट। ए क्लास और बी क्लास के शेयर्स हैं, ए क्लास के 100 शेयर्स हैं। तो उनको SWP करनी होता है, साल का 1 शेयर बेचते हैं उससे 5 करोड़ रुपए आ जाता है, और वो बेचारे सीनियर सिटीजन्स की लाइफ मस्त निकलती है। वो सिर्फ AGM में आते हैं वॉरेन बफेट को थैंक यू बोलने की, भाई तुम्हारे कारण 50 साल से हम तुम्हारे पीछे थे और आज तुमने हमारी लाइफ इतनी गजेंद्र सर, मैंने ना उनका 19.8% का रिटर्न है 60 इयर्स का। यस, मैंने 1,000 रुपए की SIP का कैलकुलेशन किया। अगर आप 1,000 रुपए की SIP डाले होते फॉर 60 इयर्स, मतलब 7,20,000 रुपीज आपने डाला होता। आज का आउटपुट उसका 19.8% में, लोग तो 25, 30, 35 का एक्सपेक्टेशन करते हैं, इज 794 करोड़ रुपीज। दैट मींस 100 शेयर्स ऑफ क्लास ए फॉर एग्जांपल, वही वाली बात है, गिव और टेक। वही बात है। जस्ट इमेजिन 7,20,000 रुपए डाला
और 794, मैं लोगों को कहता हूं तुम्हारे पास 1000 रुपए नहीं है 60 साल के लिए डालने के लिए, सब कुछ भूल जाओ, 1000 रुपए 60 साल के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए डाल दो यार, अपने बच्चे के लिए डाल दो। बस सीधी बात है ना सर, अगर इनकम 30,000 तो सोच लो 29 है, 29 है बस, हाँ, प्रिसाइसली, इतना ही लॉजिक जस्ट फॉरगेट इट फॉर मैंने कहा 19.8 होगा, 15 होगा, 14 होगा, कुछ तो होगा। मैंने कंपाउंडिंग के, हम सबने बहुत चार्ट्स देखे होंगे लाइफ में, राइट? बट आज तक मैंने जो वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे का जो चार्ट देखा है, वो आप मीटिंग में जाते हो ना तो उनकी कॉफी टेबल बुक है 60 इयर्स ऑफ बर्कशायर पार्टनरशिप, 1965 में आई थी और अभी 2025 60 साल हो गए। तो 2 पन्ने ऐसे हैं, अब 3 फोल्ड कर गए। तो उसमें 7 रुपए में वॉरेन बफेट ने 1962-63 में खरीदना चालू किए थे, ठीक है? और टेक्सटाइल कंपनी थी उस वक्त, राइट? आज वो 7-8 लाख डॉलर हो गए हैं। तो पहले 25 साल में हाईएस्ट ग्रोथ था इन CAGR, बट एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ भी ग्रो नहीं की, मतलब 7 रुपए की 100 रुपए भी, 150 रुपए। अगले 25 साल में नॉर्मल ग्रोथ था, बट जो फिर ट्रैजेक्टरी आया, जो ट्रैजेक्टरी आई ना, तो वो मैं आई विल शेयर विथ यू सो दैट आप स्क्रीन पे दिखा सको। इट्स अ कॉन्ट्रास्ट कि हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। तो जो आपने HDFC का एग्जांपल लिया था ना, अब मैं आपको सरप्राइज करता हूँ। आप 10,000 रुपए की SIP बात कर रहे थे, 30 साल में 36 लाख डाले और आज वैल्यू 21-22 करोड़ रुपए, करेक्ट? नाउ जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल, 95 से लेके 2010 तक, पहले 15 साल उस जर्नी में आपने 36 लाख टोटल डाले हैं, तो 15 साल में कितने डाले? 18 लाख डाले, राइट? 18 लाख की क्या वैल्यू रही होगी? ब्रेकअप करो तो 1/4 ही होगी, जो 2.5 करोड़, सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए थी। तो कितना अमेजिंग है ना, मतलब कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाता माइंड। एग्जैक्टली द पॉइंट। एंड मैं जो ये गेम खेल रहा हूँ, तो अभी हम लोग 1 इडियट की बात कर रहे हैं, ये 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। 2010 में तो कुछ भी नहीं था, 0 से स्टार्ट किया। तो लेट्स ब्रेक माई जर्नी ऑफ 30 ईयर्स इनटू 15। तो मैंने पहला पड़ाव काम पार कर लिया, 10 से 45 में हो गया, तो पहला पड़ाव। तो 0 से शुरुआत की, एवरेज 60, माई टारगेट इज 100, करेक्ट? तो वो दिख रहा 5 साल में बन जाएगा आराम से विथ योर एडिशन, बट नाउ ठीक है, एंड आई एम प्लेइंग 1 इडियट गेम ओनली, आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड। जो बनेगा वो अपना बनेगा। मेरा ऐसा नहीं कि आप 100 बना ले तो 500 करना है, बट लुक एट द पावर ऑफ दिस गेम। 30 to 45, 0 to 60. Can you imagine 45 to 60 अगले 15 साल में? I'm doing 10% step up in my SIP, currently which stands at 40L. What do you think? What is the figure at 15% CAGR when I turn 60? Of new investment या including your old investment plus new SIP with 10% incremental. 300 to 400 करोड़ होना चाहिए। 4, हाँ ज्यादा ही हो जाएगा। पागल नंबर होना चाहिए। मेरा माइंड नहीं चल रहा भाई। So वो पागल नंबर है। It is touching 1,000 crores. My God. Wow. It is touching 1,000 crores. Quite possible. But मैं एक बात बताऊं संजय, 30 में आप बोलते हैं ना कि 60 बनाओगे, 45 में मैं बिलीव नहीं करता था। 45 में बोलो ना, हाँ ये हो जाएगा। क्योंकि सर आपने 15 साल निकाला ना। Exactly. अब मुझे पावर पता चल गया ना, so I'm not surprised कि ये 60 का 1000 होगा। Right? I can now imagine, I can comprehend it because I've seen this journey. So ये later part में ना, so एक मैं hack बताता हूँ। If you want your money to grow 100x, in first 20 years, your money will grow only 40x. Okay. And in last 5 years, your money will grow 60x. मैं इसका एक और, जैसे सर ने बताया ना कि अगर आप 21 साल के SIP करते हो और आपका टोटल गेन 1 करोड़ है, तो पहला 1/3 यानी 7 years में you will only make 9% of your total profit. तो अगर आपका 1 करोड़ बनने वाला था, तो 1/3 टाइम में 9% बनेगा। Okay. अगला 1/3 जो आएगा, मतलब अब 2/3 टाइम चला गया, 14 साल निकल गए, अभी टोटल आपका 29 रुपीज बनेगा आउट ऑफ दैट एंटायर 100 रुपीज। Right. The last 7 years will give you 71 rupees. That's the power of the last part. अब वो लास्ट पार्ट लोग 30 साल भी कर सकते हैं, 40 साल भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप रखोगे उतना आपको कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलेगा। What is the procedure to become your nominee? सर वो आजकल तो परसेंटेजेस में देते हैं, 2% भी छोड़ जाओगे तो हमारा अच्छा काम हो जाएगा सर। बट एक दे दो मुझे। बट ये पावर है गेम का, और ये पावर तभी आता है कुणाल जब आप कुछ करते नहीं हो। यू नो, यू स्टॉक इन्वेस्टर। मैंने आपको क्या बताया कि जब तक वो लास्ट 10% मुझे नहीं दिखी है कि आई हैव रियली मेड दिस थिंग, तब तक मैं बेचूंगा नहीं। इट्स लाइक अ बाय एंड होल्ड। फंड मैनेजर तो अपना काम कर ही रहे ना। सी आप ऐसे नहीं हो कि सो के भूल गए, फंड मैनेजर अपना काम कर रहे हैं। बट जब आपको लगता है कि दिस इज क्रेजी रिटर्न्स फॉर लास्ट 7-8 years एंड इट इज वर्थ पेइंग टैक्सेस एंड देन गो एंड यू हैव अ सिमिलर अपॉर्चुनिटी, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तभी आप करोगे। Right. अदरवाइज जितना ऑटो पायलट पे छोड़ोगे ना, उतना पैसा बनेगा। आज की डेट में नॉइज इतनी है ना, तो वी फॉरगेट टू कैच द राइट सिग्नल कि राइट सिग्नल क्या है। वो कहते हैं फाइनली आपने गोल्ड बताई। सी गोल्ड और सिल्वर क्या है ना, वो कल मैं प्रशांत जैन का इंटरव्यू सुना था, बहुत अच्छा इंटरव्यू है कंपाउंडिंग के ऊपर में।
बोलते देखो रामायण आप सबने देखी है, वो लक्ष्मण रेखा थी और रावण को लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, Right. करेक्ट? तो मैं भी अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करता हूँ, मेरी लक्ष्मण रेखा इज इक्विटीज बिल्कुल, Right. perfect. या म्यूचुअल फंड्स थ्रू बिल्कुल। इक्विटीज। मैं स्टॉक्स भी नहीं करता हूँ, क्रिप्टो तो और दूर की बात है, राइट? मेरे पल्ले ही नहीं है, जो समझ में नहीं हो, जो portfolio समझ में नहीं है वो है। नहीं है। सो आई लाइक दिस वंडरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ मोनिश वेब, राइट? योर सर्कल ऑफ, यू शुड नो योर सर्कल Circle ऑफ of कॉम्पिटेंस, competence, yes. and your circle of competence may be half inch wide, but it should be mile inch deep, deeper. Yes. तो He मैं has written a very good book also, Dhando Valley. धंधो इन्वेस्टर, yeah. Dhando तो Investor मुझे is one. मेरी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या, मेरे वीकनेसेस क्या हैं। मुझे गोल्ड सिल्वर कभी मैंने किया नहीं। मैं क्योंकि वॉरेन बफेट का बहुत बड़ा भक्त हूँ, निक मरे जो मेरे गुरु हैं, दे ऑलवेज सेड कि गोल्ड इज नॉट एन एसेट क्लास इटसेल्फ इन दैट सेंस, यू नो, Correct. बिकॉज इट डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग। Right. देखो मैं रियल एस्टेट को एसेट क्लास मानता हूँ क्योंकि उससे रेंट आती Rent है, आती है। एफडी से आपको इंटरेस्ट आती Entry है, आ जाता है, बट गोल्ड right. से कुछ नहीं आता है। इट इज जस्ट टू पीपल डिसाइडिंग वैल्यू, रैंडम Right. वैल्यू, डिमांड एंड सप्लाई। तो मैं नहीं किया, मैं फिक्स्ड इनकम करता था। बट और देखो जैसे आपने संजय भाई ने बताया ना कि डॉलर डिप्रिसिएशन, तो एटलीस्ट इसका मेरे पास जो तोड़ है विच इज इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, लाइक चाइना या जो भी सेक्टर US हो गया कभी। तो यूएस हो गया, तो थ्रू इक्विटीज इन Right. इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। एंड फॉर मी डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट कि इंडिया में कर दिया और यूएस में कर दिया और एक चलेगा, ऐसे नहीं। फॉर मी डाइवर्सिफिकेशन लाइक चाइना अगर खराब है आज, कॉन्ट्रा बेट, तो उसमें डालो। किसी न किसी दिन इंडिया खराब करेगा, चाइना Yeah. चलेगा, तो आप वहां पैसा बनाओगे। एक साल में मार्केट ने फ्लैट दिया, बट चाइना ने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न बहुत दिया। करेक्ट। एंड सर दैट सेव्स यू फ्रॉम सिनेरियोस लाइक जापान, करेक्ट कि अगर आपने जापान का वो 35 ईयर कप था जो, करेक्ट उससे आपको इंटरनेशनल डाइवर्सिटी, अगर कोई जापानीज इन्वेस्टर ने 30% पैसा भी बाहर डाला होता तो वो ऐसी सिचुएशन से बच जाता। उसकी Correct. एसआईपी ने शायद 6-7% का रिटर्न दिया होता, करेक्ट। पर इंडिया एसआईपी, यूएस एसआईपी ने उसको 20-30% के Correct. रिटर्न दे दिए होते। और गोल्ड का आपने एक अच्छा बोला, गोल्ड का फायदा क्या आज के डेट में जो डाल भी रहे हैं गोल्ड का, एक मुझे समझ में क्या आ रहा है, गोल्ड में क्रैश नहीं होएगा, क्योंकि Cushion है वो। आपके पास सेंट्रल बैंक का पुट है, Right. वो कभी बेचने वाले नहीं है, तो क्रैश आएगा कहां से? एवरीबॉडी इज बाइंग। बट माय बिगर रिस्क इज गोल्ड में रिमेन स्टैग्नेंट फॉर नेक्स्ट 9-10 years, the way it happened in 2011 to 2019, गोल्ड चला ही नहीं था। डॉलर टर्म्स It has happened multiple times. Multiple times. आईएनआर में 2011 से 19 में नहीं चला, ओके। आईएनआर की बात कर रहा हूं मैं। तो मुझे पर्सनली आज बहुत डर लग रहा है गोल्ड में डालने के लिए। मुझे पर्सनली, हैविंग सेड दैट, 15 से 20% एज राइटली सेड गोल्ड में होना चाहिए। थिंक दिस इज एन इंश्योरेंस विच हम लोग सब कहते हैं, बट प्रशांत जी क्या बोलते हैं, ये इंश्योरेंस खरीदो और प्रे करो लाइफ में इंश्योरेंस कभी काम नहीं आएगा। जैसे हमारे इंश्योरेंस के लिए प्रे करते हैं, हमारे हाँ, चाहे yes. हॉस्पिटल हो, लाइफ हो, हाँ, कुछ भी हो। क्योंकि आपका 80% पैसा डूबेगा तभी तो ये 20% काम आएगा। Right, इफ right. इंडिया क्रैशेस टुमारो देन ओनली, तो आप प्रे करो भाई ये 20 रुपये डूब जाए मेरा, नहीं काम आए, बाकी 80 इक्विटीज, मिड कैप, स्मॉल कैप मेरे फायर अप हो, आई एम ओके पेइंग दैट। I'll give you some data to supplement what he's saying. अगर आप 2000 से 2025 का गोल्ड का कैलेंडर ईयर रिटर्न देखें, 2013 gold was down 4.9% and 2015 gold was down 19.1%. ओके ये 2 साल छोड़कर gold has been positive every year. ओके। Every year, right? Does this make a case to invest in gold? Yes, but I'll tell you the behavioral problem that he highlighted in Right. numbers. 1980 to 1989, gold took 10 years to surpass the last peak. कब बन गया? 2000 से 2006 दूसरा 7 साल का पीरियड था where it took 7 years 7 to years, surpass. correct. There was another 7-year period after that, 2011 to 11. तो ऐसे 3 बड़े बड़े पीरियड है। नाउ आस्क योरसेल्फ, अगर आपने पीक पे पैसा डाला होता और 9 साल तक कुछ नहीं होता। पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिखता तो क्या आप इन्वेस्टेड रहते? इट्स ऑल बिहेवियर। It's all behavior. हम लोग कुछ भी बोल ले, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग विल मेक यू मनी इफ यू इन्वेस्टेड करेक्टली, बट द पॉइंट इज शुड यू होल्ड ऑन। मैं ना रियल एस्टेट में आई जस्ट Yes, yes. सप्लीमेंट दिस बाय अनदर केस स्टडी। मैं रियल एस्टेट में पहले यहाँ काम हाँ. करता था बॉम्बे में, तो देयर वाज दिस बिल्डिंग, आई वुडंट नेम इट, अंधेरी में कमर्शियल स्पेस था बहुत अच्छा, एंड मैंने वो लैंड हम लोग ने एक्वायर किया, प्रोजेक्ट बनाया 2013 के आसपास, एंड पीपल बॉट एट अराउंड अबाउट 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑन कारपेट। तो कल कुछ फ्रेंड्स ऐसे मिले शाम को, तो बात चल रही थी, वो रियल एस्टेट में थे, तो तेरे को पता है उसका रेट है ना 45,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गया। कितना मजा आ गया लोगों को ये। मतलब यार जब मैं था तो 2019 मतलब सॉरी 2013-14 में इट वाज
19-20,000 रुपीज, नाउ इट्स 45, तो डबल ही हुआ है। Correct. कोई बहुत बड़ा तो नहीं हुआ। 10 साल में हुआ। हाँ 10 साल में। हाँ, तो बोलते हैं बट मजेदार बात एक्चुअली ये है कि जो डबल हुआ है ना वो 2021-22 से लेके अभी तक हुआ हाँ, है। वो उनको वही याद है खाली। वो उनको वही याद है। याद है। तो ये सब सेम प्रॉब्लम नोएडा में भी हुई, ग्रेटर नोएडा में भी। अरे Correct. प्लॉट तिगने हो गए, दुगने हो गए, कब हुए? पिछले 4 साल में हुए। वो उस आदमी recency से पूछो bias जिसने है। 2014 में खरीदा था, क्या वो रुक पाया? Correct. ये तो नसीब था, चलो यू कॉट अ साइकिल, यू वर लकी और योर बेट वाज राइट। बट अगर एक 10-15 साल के होराइजन में देखो तो उसने भी वही 11% 12% का ही सीएजीआर आपको दिया। तो लोग है ना ये क्या कहते हैं, गलत चीजों को कंपेयर करने लगते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जमीन को लोग एक्स में बताते हैं, ये जमीन गुना दुगनी हुई। तिगनी चौगनी तो हो बड़ा गई। लगता है। और म्यूचुअल फंड को लोग कैगर में बताते हैं, Correct. 16% 18%। उनको रियलाइज नहीं होता 18% 4 4 साल साल में में दुगना डबल होता हो है गया। हाँ, Correct. और 20 साल में कहां पहुंच जाता है। तो आई थिंक दैट इज व्हाई पीपल गेट ब्लाइंडेड एंड नो। बिल्कुल सही कहा दोनों ने, कीर्तन ने और गजेंद्र सर ने, कि आपका बिहेवियर ही आपके रिटर्न्स को डिटरमाइन करने वाला है और कोई चीज नहीं करने वाली। और सबसे बड़ा इशू मेरे को क्या लगता है कि लोग जितना छोटा पैसा डालते हैं, यानी कि इफ दे आर पुटिंग फॉर 2 years 3 years, दे आर चेजिंग ओनली रिटर्न्स। 100%। दे विल सी पिछले क्वार्टर में सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा था, Correct. स्मॉल कैप ने 36% रिटर्न दे दिया, चलो उसमें डाल देते हैं। एंड देयर मनी इज ओनली फॉर 3 years 2 years। तो ये जो बिहेवियर्स है ना, आई होप लोग देख के थोड़ा बहुत चेंज करें। आई थिंक द लाइक्स ऑफ पराग पारेख को इतना ईवीएम इसलिए बन गया क्योंकि उसका रीसेंट रिटर्न्स बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, तो वो आज 1.25 लाख करोड़ का ईवीएम हो गया। तो मेरे को तो लगता है उसके बाद वो फंड के लिए ग्रो होना भी और मुश्किल हो जाता है। नहीं, मुश्किल की बात नहीं है। आपने बहुत अच्छा फंड का नाम दिया, ग्रेट फंड, आई Great रिस्पेक्ट द manager. टीम एंड एवरीथिंग, बट इट्स बाउंड टू अंडर परफॉर्म इन द सेंस इट्स सिक्लिकल, राइट। राइट? जब सचिन तेंदुलकर, जिसको गॉड कहते हैं, 99 सेंचुरी से 100 सेंचुरी बनाने में 1 साल लग गए थे, राइट? तो ये तो है ही है। और प्रॉब्लम क्या होता है, योर सक्सेस बिकम्स योर एनिमी। राइट। इन द सेंस इतना पैसा आ रहा है ना, उसको डिप्लॉय कैसे Yep. करें, इट बिकम्स अ चैलेंज। मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी भी उनको खरीदनी हो तो Correct. दे कैन नॉट इवन डिप्लॉय 0.5% ऑफ द टोटल they ईवीएम। can't। And Kunal, वो आधा company आ जाएगा most उसमें। people today are coming into that fund or for that matter any similar fund for wrong reasons कि 5 साल में ये किया तो अगले 5 साल में करेगा। और यू नो लोग क्या बोलते हैं, अगर इतना भी नहीं कि इसका आधा भी कर लिया तो मैं खुश हूँ। भाई इसका नेगेटिव भी हो सकता है, Right. which people don't realize। एक आपने जो एग्जांपल लिया, सेम ऐसे ही मिड कैप फंड में पैसा आ रहा है, आई डोंट वांट टू नेम द या राइट, बट सबसे ज्यादा सिक्लिकल फंड। सबसे ज्यादा सिक्लिकल है, कॉन्सेंट्रेटेड है, बट बिकॉज लास्ट 1 3 5 7 ईयर चार्ट्स में एकदम टॉप ऑफ द चार्ट है, पब्लिक भर भर के See, I think the biggest problem that people don't realize, मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें एक कमेंट आया था, क्योंकि मैंने सेम चीज कही थी कि नियर टर्म परफॉर्मेंस मत देखो पिछले 2-3 साल का, क्योंकि पिछले 2-3 साल का रिटर्न देखकर अगर आओगे ना, आई गारंटी यू 9 out of 10 टाइम्स अगला 2-3 साल वो खराब करेगा, क्योंकि सिक्लिकल है। तो कमेंट आई थी कि 10 साल का रिटर्न देखो, इट हैज बीटन एवरीथिंग अराउंड। रिटेल इन्वेस्टर्स अनफॉर्चुनेटली मैथ नहीं समझते, पॉइंट टू पॉइंट, राइट? आप अगर 2 या 3 साल में लेटेस्ट आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना, जब आप मैथ करते हो ना, तो 5 साल 7 साल 10 साल सिंस इंसेप्शन सब अच्छा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फंड 10 साल से कंसिस्टेंट है, राइट? क्योंकि आप 5 साल की जब मैथ करते हो उसमें ये 2-3 साल आते ही है ना, करेक्ट। 10 साल में ये 2-3 साल आते हैं। सो व्हेन यू लुक एट पॉइंट टू पॉइंट, राइट, आपको लगेगा कि 5 साल में 7 साल में 10 साल में फंड ने अच्छा किया है, बट यू विल बी सरप्राइज कि फंड ने सिर्फ पिछले 2-3 साल में अच्छा किया और बाकी के 8 साल अंडर परफॉर्म किया है। अबे वो आपको समझेगा ही नहीं। फ्लेक्सी कैप में भी Same, 20% रिटर्न है, लेकिन कुछ पीरियड तो रहे होंगे जहाँ पे बिल्कुल। परफॉर्मेंस नहीं आया होगा। आप पिछला 3 साल निकाल दो पीएससी का। वो भी एक है। प्लस देखो, सब सारा जो आप कैलकुलेशन करो उसका फाइनल पॉइंट आज है ना, आज तो टॉप पे है मार्केट, तो Correct. आपको सारा रिटर्न एसआईपी रिटर्न भी अच्छा दिख रहा है। करेक्ट। वही अगर इसका 30% डाउन होना तो पूरी काया पलट जाए। राइट। इसीलिए पीपल शुड फॉलो रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेटर। और मालूम है बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ये देते हैं कि हमारा 10 साल से अगर आपने किया होता तो 0 to 8% रेंज में कितने टाइम रिटर्न आए, 8 से 12 कितने आए, दैट विल गिव यू वेरी गुड पर्सपेक्टिव कि ये फंड का कहाँ पोजीशनिंग है, ये क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट बहुत कम जगह अभी तक मिल रहा है, बट दिस शुड बी द राइट बैरोमीटर रादर देन पॉइंट टू पॉइंट, जो लोग गलती कर जाते हैं। सर, with this podcast and all the mutual fund knowledge that is getting shared across YouTube, I am very sure कि बहुत लोगों का पैसा आने वाले 5 साल 10 साल में म्यूचुअल फंड्स में और जाएगा। अभी तक भी काफ़ी जा चुका है। There'll be a time जहाँ से लोगों को विड्रॉ करना का मन करेगा, जैसे आप कहते हो कि SWP is more powerful than SIP। तो क्या रूल रखे हम SWP का? बिकॉज कंसिस्टेंसी रिटर्न्स में तो नहीं आ सकती, बट विड्रॉल में तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। तो वो मैच कैसे करूँ? तो कोई रूल है, हैंडबुक है? आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू। सर, जब आपका 1000 करोड़ हो जाएगा,
विल देयर बी अ वे जो आप जिसके थ्रू उसको विड्रॉ करोगे या फिर कैसे डिप्लॉय करोगे, व्हाट विल बी द वे? तो देखो मैं किसी ने बहुत अच्छा बोला था, मैं सुना, मेरे को मैं वो स्टेटमेंट को कॉपी कर लिया। उसने मुझे व्हाट इज योर एग्जिट प्लान, उसने बोला माय एग्जिट प्लान इज डेथ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि फॉर मी दैट एग्जिट प्लान इज डेथ, बिकॉज मैं एक्टिवली काम करना चाहूंगा टिल द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। करेक्ट। ठीक है, बिकॉज आई फाउंड माय पैशन एंड आई वुड लव टू लिव इट फुल टू द फुलेस्ट पॉसिबल। तो मेरे लिए तो वो है, बट गिवन अ चांस बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल रिटायर, तो एसडब्ल्यूपी में मुझे ऐसा लगता है बहुत सिंपल रूल है कि आपके पास एक वेल बन गया है, कुआं बन गया है पानी का, तो आप उसको अलग अलग बाल्टियों में डाल दो। उसमें से 60 to 70% बाल्टी सेफ रखो, which could be balanced advantage, hybrid, ओके। ठीक है, एंड इनिशियली अ बिट ऑफ डेट आल्सो शुरू में, ताकि आप उसमें से विड्रॉ कर सको। और जो आखिरी की बाल्टी है 30-40% की, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल, उसको आप अभी भी हाई ग्रोथ इक्विटी में ही रखो। ओके। क्योंकि जब तक आप ये बाल्टी खपत करोगे पहले 10 साल 15 साल के अंदर, तब तक बाय द वर्च्यू ऑफ स्टेइंग इन दैट फंड्स, वो लास्ट के फंड्स, तो वो अपने आप ही मल्टीप्लाई कर जाएंगे Correct. और वो एक अलग नया वेल बन जाएंगे आपके लिए। Okay. फिर आप उनमें से इसको इस तरह 5 पानी के बकेट में डाल दो, Okay. फिर से वो वापस, तो ऐसे करते 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 आपका कैपिटल खत्म होने का चांस कम होगा। सेकंड, मुझे लगता है कि आपको बस ये याद रखना चाहिए कि ट्राई टू कीप योर विड्रॉवल रेट इन अ रेंज ऑफ 5% पर एनम। 0 to 5% के बीच में। हाँ, बस 0 to 5% पर एनम के बीच में। आपने 4 कर लिया, 5 कर लिया, बहुत खिंचा कुछ इशू हो गया तो 6 तक कर लिया, बट मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा विड्रॉवल रेट की जरूरत है आपको। आप उतने विड्रॉवल रेट में रहो, और इस तरीके से अगर आप ब्रॉडली प्लान कर लो तो यू विल नेवर रन आउट ऑफ मनी एंड यू विल बी एबल टू इवन स्टेप अप, और वॉलेटिलिटी मैनेज हो जाएगा, अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। Okay. बाकी सारी चीजें अपने आप मैनेज हो जाएंगी। तो मेरा तो एसडब्ल्यूपी को लेके ये थॉट प्रोसेस। अब करे कब जब जरूरत है। करेक्ट। मतलब जब आपको रियली जरूरत है तब आप कर लो, नहीं तो क्यों करने की जरूरत है, रहने दो उसको, कंपाउंड होने दो पैसे। करेक्ट। एंड कीर्तन सर, व्हाट्स योर टेक ऑन एसडब्ल्यूपी? क्या परसेंटेज रहना चाहिए? No, I think I'm very much in line with what he's suggesting. मुझे ऐसा लग रहा है 5-6% रेट से ज्यादा अजम्पशन करना, आज की तारीख में मैं बोल रहा हूँ 5-6% से ज्यादा अजम्पशन करना इज स्कैरी। तो आज से 20 साल बाद करने वाले हो तो इस रेट को उतनी तेजी से कम कर देना, करेक्ट। राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ 5-6% 20 साल बाद, मैं कह रहा हूँ आज SIP SWP करोगे तो 5-6% से ज्यादा विड्रॉ मत और करो, बाद में ये नंबर और कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा ये उसका नंबर। रीजन? क्योंकि देखिए, आपका फिक्स्ड इनकम का रिटर्न इन जनरल विल कीप गोइंग डाउन विथ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, योर इकोनॉमी बिकमिंग मोर डेवलप्ड, करेक्ट। राइट। तो आप आज का इंडिया जब US बन जाएगा तो इंडिया में जैसे 7-7.5% FD में मिलता है और US में 3-4-2 व्हाटएवर दैट हाँ। नंबर इज, आप भी जब डेवलप हो जाओगे आपका रिटर्न कम हो जाएगा। तो जितना दूर आप SWP स्टार्ट करोगे आपको 6% से कम रेट पे SWP करना पड़ेगा। ओके। और अनदर अनफॉर्चुनेट थिंग, लार्जली मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड कि उनके पास कितना पैसा होना चाहिए और कितनी जरूरत है, राइट। मैथ बहुत अच्छा लगता है, पर मान लीजिए अगर आपने रिटायर होके इमीडिएटली SWP करना शुरू कर दिया और अनफॉर्चुनेटली पहले ही 2-3 साल में मार्केट गिर गया, राइट, तो कैपिटल एरोड हो जाएगा, आपका कैपिटल वापस आने में विड्रॉवल के बाद 10-12-15 साल लग जाएंगे, शायद आएगा ही नहीं कभी। तो मैं लोगों को बहुत ही कॉशियसली ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको पैसा निकालना है ना, उसके 1.5-2 साल पहले से पैसा डाल के रखो। उस 100 रुपए को 110-120 होने दो, उसके बाद 6% से कम पैसा निकालो, तब जाकर शायद आपका कैपिटल इरोड नहीं होगा। वरना मैथमेटिक्स लुक्स वेरी इजी, करना उतना ही मुश्किल है मेरे हिसाब से। एंड बाय द नेचर ऑफ योर बिजनेस, अगर आप आज बिजनेस नहीं भी करो तो भी आप रेगुलरली कुछ SIP अमाउंट कर सकते हो, जितनी आज करो उतनी तो कर ही सकते हो। करेक्ट। तो विड्रॉल का एसेट तो आप में प्लान ही नहीं है, तो वो फंड का आप करोगे क्या? सिंपल रूल है कुणाल, जब तक आपकी एक्टिव इनकम अच्छी है जिससे आपका खर्चा नहीं कर सकता है, आपको पैसिव इनकम की जरूरत ही नहीं है। यू नो, जब किसी दिन आपकी एक्टिव इनकम खत्म हो गई, दैट्स व्हेन यू लुक फॉर पैसिव इनकम। तो हम खुद के लिए भी ये प्रार्थना करते हैं कभी वो मौका आए ही नहीं। इन्वेस्टर्स के लिए भी ये प्रार्थना करते हैं, नॉट बिकॉज वी वांट देम टू बी वेल्दी, बट बिकॉज वी वांट देम टू बी मीनिंगफुली एंगेज। कुछ काम कर रहे हैं तो एक्टिव इनकम आ रही है, तो उनकी लाइफ स्पैन अच्छी है। घर पे बैठ जाएंगे और पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन यू नो यू आर एक्चुअली ड्रेनिंग डाउन इन लाइफ। दिमाग शैतान का घर, एकदम बिल्कुल। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है, SWP विल बिकम अ गेम चेंजर, जस्ट लाइक ही बिलीव्स, वी ऑल बिलीव। इट्स, in my opinion, it is going to become much bigger than SIP also. Right. FDs उसको क्या होगा, या properties, rental income will be a thing of the past.
it has great power because it gives you all kind of flexibility, tax advantage and everything. As far as withdrawals are concerned, I have a little different take and it's very interesting take. मैं भी पहले ये believe करता था कि पहले 2 साल का bucket, फिर 3 साल का bucket, hybrid में, फिर equity में this thing. निक मरे मेरे गुरु का एकदम अलग व्यू है उनका. वो बोलते हैं अगर आप 20 साल 25 साल का SWP कर रहे हो and if you have faith in Indian economy, it should be all in equities. Okay. Yes. Very SWP interesting. equity से होना चाहिए. Yes. Okay. Listen now. And very interesting view. Then he says कि आप जो भी 5%, 4% निकालो, 3%, 6% जो भी निकालो, 2 या 3 साल का पैसा आपका साइड फंड में होना चाहिए, which is liquid fund. 2 या 3 साल का expenses. Okay. Now what does he mean by side fund? तो जब अगर इक्विटी मार्केट करेक्ट होते हैं और 15% से नीचे जाते हैं, then don't withdraw from water from the leaking bucket. Because तब आप बहुत जल्दी नीचे जाओगे. 10% Then use this fund. Then use this side fund for next 2-3 years. Got it. Let the storm pass away. You lie low. You use this. और जब वापस ऊपर आता है and you are still making money, तब आप वापस equity fund से चालू कर दो. Beautiful. And मैंने validate किया and he has played this on American equities for last 50 years. उसने सारे examples. I said this is classic. Nice. आपको कुछ Very करना logical. नहीं है. Very logical. Very logical. है ना? तो एक ये बात है. दूसरी बात क्या है? Personal finance is more personal than finance. तो यहाँ पे हम हमेशा क्लाइंट को पूछते हैं forget 5%, 3%, 6%, आपको जरूरत कितनी है आज? Right. वो बताओ यार. और कई बार क्या होता है ना संजय भाई, आप जब 50-60 में होता है ना, आपकी जरूरत आज है. आज आपको ट्रैवल करना है, आज आपको क्लब में जाना है, आज पार्टी करने जाना है. अभी डांडिया चल रहा है तो आज डांडिया खेलना है. 75 में आप डांडिया नहीं खेलोगे, राइट? So rather step down SWP होती स्टेप है. डाउन होती है. अरे आपके शौक खत्म हो जाते हैं बाद में, फिर आपका खर्चा ही नहीं होता, खाली दवाइयों को छोड़ के कोई खर्चा नहीं होता है. तो हम बोलते हैं भाई आज अगर तुमको 10% भी निकालना पड़ रहा है, बट बिकॉज इट विल हेल्प यू लिव द लाइफ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, तो ठीक है निकालो ना. और ये देखो ऐसा नहीं कि आज हमने आपको फाइनेंशियल प्लान बना के दे दिया ना तो 20 साल तक हम देखेंगे भी नहीं. इट इज कास्ट इन स्टोन. हम हर 6 महीने या 12 महीने में हम रिव्यू करेंगे कैसा जा रहा है, क्या जा रहा है. फिर मैं एक और चीज, इंडिया में हमारी एक बहुत बड़ी चैलेंज है, सब लोगों को ये लगता है अगर मैंने 2 करोड़ दिया ना तो मरते वक्त 2 करोड़ मेरा बच्चों को जाना चाहिए. आई आस्क व्हाई? क्यों? ये आपने कमाया है. व्हाई डोंट यू एग्जॉस्ट दिस कॉर्पस सो दैट यू आर एबल टू एंजॉय मोर. Correct. और बच्चे आपके वैसे भी सेटल्ड हैं. तो वॉरेन बफेट की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी. उनकी डॉटर ने किचन रेनोवेट करने के पैसे मांगे थे, करेक्ट. मना कर दिया. हाँ. Do आपको it पता है yourself. ना, और आपको पता है ना आज वॉरेन बफेट के SWP जाते हैं, शेयर्स हर साल बर्कशायर से विड्रॉ होते हैं, फाउंडेशंस को जाते हैं. Yes. अभी he became one of the biggest donor. Yes. $6 billion का डोनेशन एक साथ हुआ. 6 or Exactly. 7 billion. I do not know. क्योंकि the हर exact साल number. अब बड़े बड़े SWP होते रहेंगे ना, वैल्यू बढ़ रही है, तो फाउंडेशन को जाते हैं. बच्चों को कुछ नहीं देके गए. Exactly. मेरा भी ये लॉजिक है. ये इसमें से मैंने बच्चों को बोल दिया आपको कुछ नहीं जाएगा. उनके नाम के SIP ऑलरेडी चालू है. नहीं, बट वो जितनी बेयर मिनिमम उनको जरूरत है उतनी ही देनी है. मुझे वो बिल गेट्स ने भी 60 मिलियन ही तो दिया तीनों बच्चों को, कंसीडरिंग द वेल्थ ही हैज. मैंने डिसाइड कर लिया नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं मेरा सो आई यू नो जैसे इन्होंने बताया मेरी एग्जिट स्ट्रेटजी डेथ है. आई वांट टू एग्जॉस्ट माय कॉर्पस विद इन माय लाइफ टाइम. वो हब कैसे करोगे मतलब? करेक्ट. वेरी कैसे खपत होगा? आई हैव नो कॉन्क्रीट आइडिया, बट मेरा मतलब आफ्टर रीडिंग आरआर चार्ली मंगर एंड ऑल रीडिंग, आई वांट टू डाई पुअर, Okay. both in terms of knowledge and in terms of wealth. अब आपको पता है मतलब 2 दिन पहले चार्ली मंगर के डेथ पे हॉस्पिटल में he was writing checks, donation checks for hospitals. 2 दिन पहले. look at the thinking of this person. मतलब काश ऐसी शक्ति अपने में भी हो, अपने कर सके. So मेरा क्लियर विजन है कि 50 के बाद जिस दिन बन जाए till 60 तक एवरी ईयर SWP से मैं फाउंडेशन डोनेशंस जो भी कर सकता हूँ कर रहा हूँ. ब्यूटीफुल. बिकॉज हमने कमाए यहीं से है और अगर हम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट. तो मेरे लिए तो ये एग्जिट स्ट्रेटजी है. बट ऑफ कोर्स इवन इफ यू डाई देयर विल बी गुड अमाउंट ऑफ लेट. आई वांट टू लीव इट फॉर द फाउंडेशंस, दैट इज वन. बट फॉर SWP फॉर माय क्लाइंट्स आई वांट टू मेक श्योर दैट दे एंजॉय दिस कॉर्पस. है ना, चाहे वो 8 हो 10 हो. ये साइड फंड वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. तो आई थिंक एंड आई वांट देम टू इवन विड्रॉ लमसम अगर परमिट करता है, मार्केट्स बहुत अच्छा गए तो भाई यहाँ से करो विड्रॉल, लाइफ विड्रॉल करो, लाइफ जियो यार. और बच्चों के लिए आप आज 2 करोड़ डाले, शायद 1 करोड़ ही बचे, तो ठीक है यार 1 करोड़ चले जाएंगे. डोंट फर्स्ट वर्ड कि नहीं मुझे 2 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ के ही जाना है बच्चों को, राइट. सो वी ट्राई टू नच देम, वी ट्राई टू टीच देम. कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं. बट आई थिंक आई विल टेल यू द बेस्ट ब्यूटी अबाउट SWP. सो हमारे पास भी एक लेडी आई, उनका डिवोर्स हुआ है, शी इज गोना रिटायर इन 2-3 years. शी हैड 2 houses. एक में वो रह रही हैं और एक 2 करोड़ का घर और है. उसमें उनको 14,000 रुपए रेंट आ रहा है आफ्टर मेंटेनेंस. 2 crore अपार्टमेंट. एंड देन पीपल अंडरस्टैंड कि आप 52-55 years के हो, विल स्टार्ट आर्म ट्विस्टिंग यू. घर में
यूजलेस रेनोवेशंस, वॉल पेंट, ये वो। तो मैंने बोला खत्म करो यार, आप कुछ भी नहीं करोगे। मैं कहता हूँ सब SW सब कुछ भूल जाओ। अगर आप सिर्फ इसमें FD भी कर लोगे तो यू विल बी बेटर ऑफ एटलीस्ट, बिकॉज आपने लिया क्यों था? आप एक घर में तो रह ही रहे हो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको। तो उसी से उनकी टोटल जिंदगी भर का SWP प्लान हो गया, बिकॉज उनकी डॉटर इज सॉर्टेड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। मतलब मेरे को खपत करके जाना भाई, मेरे को तो 3 लाख रुपए महीना निकालना है इसमें से। नाउ लॉजिकली इट इज रॉन्ग कि 2 करोड़ में से आप 3 लाख रुपए कैसे निकालोगे? 1.5% के आसपास है, क्योंकि मेरे को तो 15-20 साल ही चलाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विद दैट। सो सही है, मतलब पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल दैन फाइनेंस। बट मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इफ दे वांट पैसिव इनकम एंड पीपल आर कंफ्यूजिंग रेंटल एज अ पैसिव इनकम, उससे बेटर है कि आप SWP करो। राइट, आपका हैसल नहीं है, आपका चेक अमाउंट आपके अकाउंट में उसी दिन आ जाएगा, टैक्स फ्रेंडली है, 12.5% का टैक्स लगेगा, वो भी आपको डेबिट्स के बाद, 1.25 लाख के डेबिट के बाद। अच्छा, आप SWP के साथ IDCW कर सकते हो, जिसमें विच इज कंसिडर्ड एज योर इनकम। सो जब आप रिटायर हो जाते हो, डिविडेंड इनकम हो जाता है। डिविडेंड इनकम हो गया। अब डिविडेंड इनकम 12 लाख रुपए तक फ्री है टैक्स। राइट। तो आपने SWP की जगह IDCW यूज कर लिया और आपने जीरो टैक्स यूज नहीं कर zero सकते हो, कर- बट right. डिविडेंड इनकम आपकी इनकम ऐड हो Right. जाती है। तो IDCW कर लो। तो ये छोटी मोटी चीजें सीख के आपने, जैसे जो भी कंसल्टेंट है उनसे बात करके, आप अपनी प्रॉपर रिटायरमेंट को बहुत अच्छे से प्लान करो, अच्छे से जियो। यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, यू हैव स्पेंट 40 इयर्स जस्ट फॉर दीज डेज कि मैं रिटायरमेंट के बाद कर लूंगा रिटायरमेंट। अब ज्यादा पोस्ट डेटेड चेक मत दो अपने आप को, यू नो, स्टार्ट एंजॉयिंग दोस चेक्स व्हिच यू हैड गिवन योरसेल्फ एंड स्टार्ट लिविंग वेल। बट रियलिटी मैंने क्या देखी है, लोगों को ना कॉम्प्लिकेशन करके मजा आता है। ये रियलिटी ऑफ लाइफ। सिंपलिसिटी डजंट सेल, सिंपलिसिटी डजंट सेल, डजंट वर्क। उनको अगर लगता है खाली मेरा म्यूचुअल फंड से SWP आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब यू नो मेरी यहाँ से भी, उनको ना खुशी होती है मेरी रेंट चार भी जगह आनी से है। चाहिए, मैंने ब्याज पे भी पैसे दिए वहां से आने चाहिए। उनको ना उसमें बहुत मजा आता है, बिकॉज मे बी इट कीप्स देम बिजी। रिटायरमेंट में कुछ तो काम करना रेंट लेने जाने में मजा आता है। इवेंट हो गया ना वो, कि चलो दुकान चलते, रेंट लेके आते, पहला तारीख हो गया, पहला तारीख को। और है ना, देखो इंडिया में ना सबको वो प्रॉपर्टी का एक नशा, इन द सेंस है कि 4 प्रॉपर्टी तो लोग मेरा वर्चस्व बढ़ाते हैं, वर्चस्व वो बढ़ाते ऐसे सर गाड़ी में जाते हैं दोस्तों के साथ में लेके, ये जमीन दिख रही है, हाँ, ये ये मेरी है, ये ये दुकान मेरी है। हैं। म्यूचुअल फंड दिखता नहीं है। तो ना वो सिंपलिसिटी समझाना बहुत मुश्किल है, तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। अभी सर रिसेंटली सर आपकी बिग वीडियो वायरल हुई थी, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट विड्रॉल्स, अबाउट यू नो पैसिव इनकम जनरेशन, तो SWP इज वन ऑफ द वे। आपने कहा रीट्स भी बहुत पावरफुल होते हैं विज़-अ-वी SWP, तो क्या है रीट्स, कैसे वर्क करते हैं, कैसे मैं उसमें से रेगुलर इनकम बना सकता हूँ? सी रीट्स एक्चुअली, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, म्यूचुअल फंड जैसा ही कॉन्सेप्ट है। आप म्यूचुअल फंड में क्या करते हो? आप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को थोड़ा सा पैसा देते हो, वो आपके बिहाफ पर स्टॉक्स खरीदता है या बॉन्ड्स खरीदता है, जैसे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो अज्यूम करो एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट फंड मैनेजर है या कंपनी है जिसको आप पैसा दे रहे हो, और वो आपके बिहाफ पर या तो किसी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है या खुद बनाता है और फिर उसे रेंट पे दे देता है। ओके, तो इमेजिन करो एक कंपनी है जिसमें आपने पैसे लगाए 15,000 20,000 रुपए, राइट। आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वहां पैसा लगाया, और उसने उस पैसे से कमर्शियल रियल एस्टेट में या तो खुद ने बिल्डिंग बना दी या किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर हो सकते हैं? ये ऑफिसेज हो सकते हैं, वेयर हाउसेज हो सकते हैं, डेटा सेंटर्स हो सकते हैं, IT पार्क्स हो सकते हैं, मॉल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका पैसा एक प्रोफेशनल कंपनी जो रियल एस्टेट के लिए मानी जाती है या जानी जाती है, उसके वो डिसाइड करती है कि कौन से कमर्शियल रियल एस्टेट में आपका पैसा लगेगा, फिर वही उसे रेंट पे देती है, वही मैनेज करती है और वही मेंटेन करती है। अब इधर 2 तरीके के इनकम्स हो सकती है आपको। सबसे पहले तो आपको जो रेंट इनकम आएगी इन कमर्शियल रियल एस्टेट से, और दूसरा उसका कैपिटल अप्रिसिएशन, राइट। अब जो रेंट इनकम आएगी, मोटा मोटा रूल ये है कि आपको 100 रुपए की रेंट इनकम आई तो आपको 90 रुपए एज डिविडेंड पास ऑन कर देना है, कंपलसरी है। हाँ, ओके, राइट। तो जैसे अभी बात कर रहे थे कि डिविडेंड इनकम आएगी तो वो तो सैलरी में ऐड हो जाएगी, तो 12 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री है, वो फायदा है। और जो सबसे बड़ा रियल एस्टेट का प्रॉब्लम है, टिकट साइज, राइट। आप जनरली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे, आई थिंक हम ये बॉम्बे में रिकॉर्ड कर रहे तो 1-2 करोड़ रुपए में 1 रूम किचन नहीं मिलता आजकल इधर। वो सर रनिंग जोक है ना, अल्टमाउंट रोड पे 2 करोड़ में एक पार्किंग मिलती है। हाँ, राइट। तो यहाँ पर आप तो 50,000 रुपए डाल के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेकंड, फुल लिक्विडिटी है। इसका मतलब एक तो रेंट इनकम हो गया आपका, और दूसरा जैसे मैंने कहा कैपिटल अप्रिसिएशन में आपको फायदा हो सकता है। तो कैपिटल अप्रिसिएशन कैसे होगा?
दीज रीट्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, एक स्टॉक की तरह, राइट राइट? तो आप उसे कभी भी बेच सकते हो. ओके सो थियरी ये है कि कैपिटल अप्रिसिएशन जो हो रहा है आपका, वो आपके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा. तो रेंटल इनकम तो आपको आ रही है Right. जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 90%, Right. और आपके जो प्रॉपर्टी का कैपिटल अप्रिसिएशन है वो स्टॉक प्राइस में. टैक्स कैसे होता है सर? वो नॉर्मल इनकम स्लैब में आ जाता है? वो normal- Rental. डिविडेंड इज इनकम स्लैब. Okay, और डिविडेंड capital- इज इनकम स्लैब, वो कैपिटल गेन्स है इक्विटी की कैपिटल तरह. गेन्स इक्विटी की तरह. इक्विटी की तरह, ओके ऑलराइट 12.5 एंड 20. करेक्ट. तो अब सबसे पहले तो ये कमर्शियल रियल एस्टेट है, विच इज प्रोबेबली एक्सपेक्टेड टू हैव बेटर रेंटल यील्ड देन रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल रियल Correct. एस्टेट, राइट? सेकेंड, आपका लिक्विडिटी फुल है, कैपिटल अप्रिसिएशन स्टॉक प्राइस में जा रहा है. तो अगर आप पिछले 5-6 सालों का डेटा देखें, जब से पहला रीट इंडिया में आया था 2019 में, 19-20 से 7.5 से 8% ऑन एन एवरेज रेंटल यील्ड या डिविडेंड पे आउट का कैगर है, ओके राइट? विच इज प्रोबेबली हेल्दी. वेरी हेल्दी, आई वुड रादर से. Yes. प्लस पूरा कैपिटल अप्रिसिएशन आपके स्टॉक प्राइस में है. देयर आर सम रीट्स व्हिच हैव डन 14-15% कैगर ओवर द लास्ट 3 to 5 years. Which is including rent या without rent? No, including rent. Including rent. Including समझ rent. I wish it was. तो सर ये सारा पूरा म्यूचुअल फंड का पैसा उठ के यहाँ चला जाता है. पॉडकास्ट का मेन डिस्कशन फिर रियल एस्टेट हाँ, हो जाता राइट? पर सी, ये बहुत ही इवॉल्विंग स्पेस है इंडिया में. 5 रीड्स लिस्टेड है, राइट. राइट? ये यूएस की तरह नहीं है या किसी ग्रोन इकोनॉमी की तरह नहीं है जहां पर ये बहुत. और मुझे ऐसा लग रहा है कि रीट विल प्रोबेबली बिकम अ वेरी बिग थिंग 20 years फ्रॉम टुडे. क्यों? एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आप एक हफ्ता पीछे चले जाओ, सेबी का एक रूलिंग आया अब भी कि म्यूचुअल फंड्स जब रीट में इन्वेस्ट करेंगे तो उसे इक्विटी कंसिडर किया जाएगा. ओके तो अब म्यूचुअल फंड्स अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी रीट खरीद सकते हैं, हाइब्रिड में भी रीट्स खरीद Okay. सकते हैं, और उसको इक्विटी टैक्सेशन का एडवांटेज मिल सकता है. हम्म. सो नाउ सडनली यू आर सीइंग कि डीआईआई का इतना सारा पैसा विल स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड. तो कैपिटल अप्रिसिएशन में हेल्प मिल जाएगा आपको. ऐसा होना चाहिए डिमांड सप्लाई. नहीं, बट अगर आप देखो लॉजिकली, बहुत सही बात बोली कि आपका 7% के आसपास रेंटल यील्ड है, हाँ. ओके, या डिविडेंड है इन दिस केस, और अगर 10 साल में भी डबल हुआ तो भी 7% वो हो गया, तो 14% का रिटर्न मोटा मोटी दिख सकता है यहाँ पे. इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज द टिकट साइज एंड लिक्विडिटी एक्चुअली, यस राइट? क्योंकि देखो, हम कितनी भी बात कर ले यहाँ पर, म्यूचुअल फंड से एचडब्ल्यूपी कर लो, ये बकेट कर लो, वो बकेट कर लो, ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, आई विल बी सरप्राइज कि अगर कोई हार्डकोर रियल एस्टेट इन्वेस्टर है वो छोड़कर हमारे इन्वेस्टमेंट फंडास को समझेगा. करेक्ट. सही कह रहे हो. बट दिस इज अ ब्रिलियंट रेसिप्रोकेशन के बॉस, एट द एंड ऑफ द डे ये रियल एस्टेट ही है. ऑफ कोर्स थियोरेटिकली यू एंड आई कैन चैलेंज कि उसको फिर भी मजा नहीं आएगा, बट इट इज स्टिल सप्लीमेंटिंग द रियल एस्टेट फिलॉसफी इन जनरल. अब अगर आपको इसको एज अ पैसिव इनकम यूज करना है, मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत पड़ी बीच में, तो आप फिजिकल रियल एस्टेट में एक बाथरूम थोड़ी बेचोगे, यहाँ बेच सकते हो. यहाँ बेच सकते हो. सर की बहुत बड़ी आई थिंक वायरल कंटेंट भी है कि मुझे एक बेडरूम निकाल के एक बेडरूम थोड़ी बेचेंगे, कैसे एक बेच बाथरूम दूंगा थोड़ी मैं? बेचेंगे. Correct. नहीं, लिक्विडिटी एंड सबसे बड़ा हैसल है, सी इवन इफ यू नो आई टेक, समझो मैंने कोई जगह ले ली रेंट पे, उसमें एक ही एडवांटेज होता है, अगर मैं खुद की जगह लेके रेंट करता हूँ कमर्शियल, वो है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मुझे रेंट पे मिलता है. तो अगर मेरा 1 लाख रुपए का रेंट है साल का, तो 30,000 रुपए मेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, मेरी इनकम में ही 70,000 रुपए जुड़ता है. दैट इज द ओनली एडवांटेज. बट उसको चढ़ाना, उतारना, वो सब उतने टाइम का प्रॉपर्टी टैक्स मैनेज Correct. करना, राइट टेनेंट को फाइंड करना, उसके साथ लीगल हैसल्स मैनेज करना, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा हैसल है जो एवरेज इंडियन नहीं ले सकता है, जिसके लिए रीट एक जो है बहुत जबरदस्त रिप्लेसमेंट बन इनफैक्ट इफ सकता आई कैन ऐड वन मोर पॉइंट, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था रीट पे, द ग्रोथ ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज अपवर्ड्स ऑफ 12% एवरी ईयर. ट्रू. दैट्स द इंडस्ट्री ग्रोथ. इंडस्ट्री ग्रोथ. ओके. उतने ऑफिसेज की रिक्वायरमेंट है इंडिया में ना. इमेजिन ट्रम्प कल उठकर कुछ कर देता आईटी सर्विसेज को, तो जीसीसी कैपेसिटीज बढ़ जाएगी, राइट. राइट? समथिंग और द अदर इज हैपनिंग व्हिच इज कीपिंग द कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सट्रीमली Engaging. अफ्लोट इन इंडिया. राइट. सो आई विल रियली नॉट बी सरप्राइज कि नंबर ऑफ रीट्स बहुत बढ़ जाएंगे सिग्निफिकेंटली ओवर 1 decade 2 decades इन इंडिया. और आपको तो रेगुलेटरी पुश दिख ही रहा है, राइट? अगर म्यूचुअल फंड में अलाउ नहीं करते वरना वो. अगर म्यूचुअल फंड जैसा कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट, इफ आई कैन इवन यूज दैट हाँ. लैंग्वेज, राइट, उसमें सेबी जैसा इतना स्ट्रिंजेंट रेगुलेटर अगर आपको अलाउ कर रहा है इक्विटी टैक्सेशन के लिए,
आई थिंक दैट्स अ क्लियर डायरेक्शन दैट प्रोबेबली रेगुलेटर का ब्लेसिंग है रीट्स फायदा भी है ना कि डीआईवाई नहीं समझेगा, डीआईवाई खुद करके नहीं समझ पाएगा, हाँ। राइट? तो तो म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड के थ्रू कर दो, हेल्प चाहिए टैक्सेशन भी म्यूचुअल फंड का आ गया, नहीं तो Right. उसको ना 3 अलग रिपोर्टिंग करनी पड़ती, करेक्ट कैपिटल गेन्स अलग, डिविडेंड Correct. अलग, तो बहुत सिंप्लीफाइड हो गया। प्लस क्या हो गया, देखो गोल्ड को भी हमने फाइनेंशियलाइजेशन कर दिया, तो गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड हो गए। अब somebody like me was not फॉर गोल्ड, कि कभी जिंदगी में मैंने सोचा नहीं था लाइफ में कभी फिजिकल गोल्ड लूंगा घर पे, तो अब मैं my views have changed on gold in the sense जब सस्ता होगा, like Kirtan says, next time when gold is equity is here, gold is cheap, rather than allocating my money to fixed income, I'll buy 20% gold put or whatever gold, Yes. the real Yeah. gold पुट ETF। तो गवर्नमेंट ने कर लिया, आरबीआई ने कर लिया, आरबीआई ने कर लिया गोल्ड ETF। मेरे पास क्या डीमैट नहीं है तो मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदूंगा। तो सो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड हो गया, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट हो गया। दिस विल एनेबल लॉट ऑफ पीपल टू मूव इनटू दिस, राइट? तो एंड मतलब एसेट क्लासेस फिर और बढ़ रहे हैं इंडिया में, नहीं तो हम लोग खाली क्या बात इक्विटी एंड बॉन्ड की बात करते थे, और डेट। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि लोगों को जो मजा आता है कि थोड़ा डेट में भी हो, थोड़ा इक्विटी में हाँ। होता है कि रेंटल एक्टिविटी हो जाएगी, जाके कलेक्ट करना है, Yeah. तो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी अकाउंट में आ रहा है, हाँ, तो सिंप्लिसिटी और बढ़ गई इससे। और बढ़ गई है। एब्सोल्युटली अच्छा, इंडिया में ना अभी प्रोडक्ट्स की बहुत कमी है, मतलब मुझे लगता है अभी भी बहुत कमी। मैं देख रहा था, एक ग्लोबल पोर्टफोलियो हम डिजाइन कर रहे थे, तो उधर यूएस में ईटीएफ होता है जो आपके लाइफ स्पैन के हिसाब से होता है। हाँ, तो यू कैन हैव एन ईटीएफ 2040, यू वांट टू रिटायर, आज 2025 चल रहा है, आपको 2040 में रिटायर करना है, नहीं तो आपका पूरा हेडेक है, मेरे को धीरे धीरे अपनी इक्विटी को Correct, डेट में correct. शिफ्ट करना है, ये करना है, अरे बाप तो रे अपने मैंने आप कर, करता है वो। वो अपने आप कर रहा है। लेते हैं। ठीक है, लाइफ केयर, आई शेयर्स लाइफ केयर इंडिया में- 2040 इंडिया 2050। में एक्टिव ईटीएफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, तो हाँ। वो एक्टिव ईटीएफ है, तो हाँ। एक्टिव ईटीएफ का कॉन्सेप्ट जैसे ही आ जाएगा वैसे नहीं, बट जस्ट innovative इमेजिन एक आएगा। आदमी के लिए पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग एक ईटीएफ नहीं कर दी कर दी। कि भाई आपका 2040 में आपको रिटायरमेंट चाहिए, ग्रेट, यू इन्वेस्ट थ्रू अस एंड 2040 तक हम आपको, वी विल ग्लाइड यू डाउन टुवर्ड्स डेट, मोर डेट एंड लेस इक्विटी। तो आई थिंक इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के आने की अभी जरूरत है, क्योंकि इंडिया एज अ मार्केट, अभी भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि इंडिया का टोटल एयूएम जो है म्यूचुअल फंड एयूएम इन अ रेंज ऑफ 0.7 ट्रिलियन, 0.7-0.8 ट्रिलियन, चाइना इज 5 ट्रिलियन, Yeah. यूएस इज 31 ट्रिलियन। Correct. शिट, मतलब जस्ट With so इमेजिन। lesser population. हाँ, मतलब विद ऑब्वियसली 1/4 ऑफ आवर, 1/5 ऑफ आवर पॉपुलेशन, Correct. यू नो, तो पर कैपिटा बढ़ना उसका, और इसलिए मैं भी पर्टिकुलरली बहुत गंगो इंडियन मार्केट्स पे कि अभी भी बहुत स्टीम है जो हम कैरी कर सकते हैं। Correct. एंड आई थिंक दिस गिव्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन बिजनेसेस आल्सो हु वांट टू लिस्ट, कि अगर आप अच्छा बिजनेस बना लो तो कैपिटल इज चेजिंग यू। अच्छी कंपनीज आज मिल कर रही हैं। आज आप और मैं छोटा सा बैठक कर रहे थे, हम ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस का हमने स्क्रीनर लगाया सर, हमें 14 कंपनी मिली, पूरे 6000 के यूनिवर्स में 14 कंपनी मिली जिसमें हम ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस के हिसाब से कुछ सिलेक्ट कर सकते थे कंपनीज को। सो दैट 14 टू गो टू 140 और 6000 हैज टू गो टू एटलीस्ट 15-20,000 सर आपको कंपनीज। 25% की आरओसी को नीचे लाकर 15 करना पड़ेगा। नहीं, हम 15 पे ही थे, हम less than 2 के पैक पे थे। लाइसेंस 2 के पैक पे थे, तो फिर भी नहीं मिली कंपनीज हमारे को। वेरी इंटरेस्टिंग। वन लास्ट क्वेश्चन आई हैव। मैं एक और चार्ट देख रहा था पिछले 4 साल का, जिसमें मैंने मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, लार्ज कैप इंडेक्स तीनों को रखा। एक मिड कैप इंडेक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई, उसका रिटर्न और स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न एकदम सेम था, 230% जितना, स्टैंडर्ड डेविएशन में लेकिन ज़मीन आसमान का फर्क था। तो क्या पिछले 3-4 साल का डेटा मुझे ये बताता है कि मिड कैप इंडेक्स इज समवॉट मोर कंफर्टिंग कंपेयर्ड टू स्मॉल कैप इंडेक्स? व्हाट्स आपका क्या टेक है इस पे? In fact, not just 3-4 years, I would suggest you look at 10 10 years. years also. Okay. आप 10 साल देखो, आपको पता चलेगा कि कम रिस्क पे मिड कैप हैज डन मच बेटर देन स्मॉल कैप। Exactly. मेरी थीसिस, अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल रीजंस दैट आर अवेलेबल, which is कि mid caps are likely to become large caps and we've seen that trajectory play out and all of that. My technical thesis of why mid cap is doing very well is 2018's SEBI categorization rule. Okay. ओके, सो 2018 में सेबी ने म्यूचुअल फंड्स में कैटेगराइजेशन कर दिया था कि बॉस, जब आप कहोगे कि लार्ज कैप फंड, तो वो टॉप 100 में ही- मार्केट कैप कंपनी में ही पैसा जाएगा। Right. आप मिड कैप कहोगे तो वो 100, 101 से 250 में ही जाएगा, और आप स्मॉल कैप कहोगे तो 251 एंड बिलो में जाएगा। अब आप मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद देयर हैज बीन अ ह्यूज लिक्विडिटी गशिंग टुवर्ड्स मिड कैप स्टॉक्स, क्योंकि आप देखो, आपके पास लार्ज कैप में जब लिक्विडिटी जाती है, आपके पास बहुत लिक्विडिटी इन जनरल है उन 100 स्टॉक्स में उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, राइट? स्मॉल कैप में टेल बहुत बड़ा है, राइट, क्योंकि Mid 250 cap- से नीचे सारी आ गई स्मॉल कैप में। मिड कैप उस तरीके से
डिजाइन किया हो गया है कि जितना भी पैसा मिड कैप में आता है ना वो सिर्फ वो 150 स्टॉक्स में आता है, राइट राइट? तो आपका लार्ज कैप भी 20% मिड कैप में डाल सकता है, आपका लार्ज एंड मिड भी 35-50% मिड कैप में डाल सकता है, आपका मिड कैप पूरा 100% भी मिड कैप में डाल सकता है, आपका स्मॉल कैप भी 35% मिड कैप में डाल सकता है, राइट? बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. So mid cap is actually, apart from the fundamental reason, also benefiting the liquidity advantage that this 2018 ruling changed, in my opinion. एंड सेकेंडली फंड साइजेस हैव बिकम सो बिग नाउ, तो अगर उनको स्मॉल कैप में डालना है तो लिक्विडिटी नहीं है एक्सचेंज पे, जब मार्केट खासा सब क्रैश mid होता cap में है आते हैं। मिड कैप में फिर भी अच्छी खासी उनको लिक्विडिटी मिल जाती है क्योंकि 250 स्टॉक लिक्विड है ऊपर वाले, तो इसीलिए उन्होंने कहा ना कि वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है कि आप मिड कैप में डाल रहे हो क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी के कारण वो रेट्स भी बढ़ रहे हैं, मार्केट कैप भी बढ़ रहा है. आई एग्री. सो इट्स वेरी मतलब मुझे भी बहुत डाइजेस्ट करने में मुश्किल हुआ है कि 150 स्टॉक में इतना अल्फा बनाना फंड मैनेजर के लिए, इंडेक्स को बीट करना बहुत लिमिटेड है कंपेयर टू स्मॉल कैप जहाँ 750 स्टॉक विंडो है. मैं अच्छे 20 स्टॉक लेके बैठ जाऊँ तो वो है. बट मैंने एक चीज़ रियलाइज की है, अगर आपको स्मॉल कैप गेम प्ले करना है, एंड दिस इज माई थेसिस, मे बी बोथ ऑफ देम कैन चिप इन. आई रियलाइज जब मार्केट बॉटम पे रहता है ना स्मॉल कैप, एंड चूंकि आज बहुत पैसा स्मॉल कैप में है मैंने बताया, तो जब मार्केट बॉटम पे रहता है तो स्मॉल कैप इंडेक्स में डालो, बिकॉज स्मॉल कैप इंडेक्स में कचरा अच्छा सब स्टॉक रहते हैं, राइट. तो जब ऊपर जाएगा ना तो आप सब चलेंगे, राइट. जब लेकिन आप पीक पे हो एंड वो साइकिल्स पता चल जाती है कि आप पीक पे हो, Active. then go to active funds, राइट. because active funds by nature will have 20% in large cap, राइट. right? Or will have quality portolios, they will not have हाँ, वो कचरा नहीं ऐड करेंगे. तो जब गिरेगा ना तो आप बहुत कम गिरोगे कंपेयर टू स्मॉल कैप इंडेक्स, एंड दैट विल सेव यू लॉट ऑफ डाउन फॉल, और आपका फिर लॉन्ग टर्म कैगर बन जाएगा. तो मैं, हालांकि मेरा इंक्रीमेंटल पैसा बहुत सारा स्मॉल कैप में जाता है, और एज अ बास्केट देखूं तो मेरा 18% 20% का कैगर आज तक भी बना ही है स्मॉल कैप में. बट प्रॉब्लम विद स्मॉल कैप इज लॉट ऑफ वोलेटिलिटी. 5 साल ऐसा होगा कुछ नहीं आपका बनेगा, और एक साथ सारा बन जाएगा, और एक साल में सारा बन जाएगा. एक्चुअली इसको काउंटर करने के लिए सर मैंने क्या किया है, देयर इज एन इंडेक्स फैक्टर फंड व्हिच इज कॉल्ड स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50. तो उसमें वही 250 कंपनीज में से क्वालिटी कंपनीज सिलेक्ट हुए जा रही है. करेक्ट. तो और वो हर 6 मंथ्स में रोटेट हो रहा है. तो ये फैक्टर इंडेक्स को मैं यूज कर रहा हूँ टू गेट माई सेल्फ आउट ऑफ दिस. एटलीस्ट यू आर प्रोटेक्टिंग योर डाउनसाइड. एटलीस्ट हम लोग वो देख रहे हैं कि वो 50 कंपनी ऐसी है जिसमें प्रमोटर प्लेजिंग कम है, क्वालिटी बेटर है, प्राइस टू अर्निंग्स ठीक है, मतलब वो जो भी उनके पैरामीटर्स हैं, उसमें कोई मेरे को एक्टिव फंड को देने की जरूरत नहीं. आई डोंट नीड टू पे एक्स्ट्रा फीस. थोड़ा एक्टिव अपने आप ही वो अपने आप ही एक्टिव है एक तरीके से, बिकॉज इट्स अ फैक्टर फंड. तो मैं डीएस मतलब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने क्वालिटी और मोमेंटम का एक मिक्स रखा हुआ है. तो मोमेंटम में मैंने निफ्टी 500 मोमेंटम 50 पकड़ा हुआ है, तो वो आपको टॉप 500 कंपनीज में से अच्छी कंपनी देता है. और क्वालिटी में मैंने स्मॉल कैप पकड़ा हुआ है ताकि स्मॉल कैप का अपसाइड भी मिले और प्रोटेक्शन मिले क्वालिटी की वजह से. एग्री, कंप्लीटली एग्री. लास्टली सर, 2 cents ऑफ एडवाइस. हमारे जो व्यूअर्स है यार, माई एज 20 to 35 सॉर्ट्स, तो उनके लिए कुछ 2 cents ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव. माय थिंग इज, आज के दिन में सिंपल रखना बहुत मुश्किल है. आज आपने एक पॉडकास्ट किया है, द होल आइडिया वाज टू सिंप्लीफाई, बट ऐसे और इसी वक्त और 49 पॉडकास्ट बन रहे हैं जिसका आइडिया कॉम्प्लिकेट करना कि यार ये सिंपल चीजें होती तो उनका प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है जो सेल होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड है. तो अब वो कंफ्यूज हो जाता है. वी कांट ब्लेम देम आल्सो. सो द आइडिया इज टू फिल्टर सिग्नल फ्रॉम द नॉइज, राइट? जितनी लाइफ को सिंपल रखोगे उतना पैसा बनेगा. एंड ये खाली इन्वेस्टिंग में हेल्प नहीं करता, ये लाइफ में भी हेल्प करता है. इफ यू कीप थिंग्स सिंपल, राइट? यू नो, लियोनार्डो दा विंची कहते हैं, मतलब इट रिक्वायर्स सोफिस्टिकेशन टू बिकम सिंपल, राइट? बट और ये समझने में 10-20 साल लग जाते हैं. दैट इज वन. और सेकेंडली आपने बोला चूंकि आपकी एज के अगर यू नो पीपल हैं, व्यूअर्स हैं, तो यार आज भी ये लाइफ एंजॉय करो. खाली हमारा पॉडकास्ट देख के कि ये एसआईपी कर रहे हैं, ये एसआईपी कर रहे हैं, ये बन रहा है, डोंट. देखो लाइफ में अगर आपको जीतना है ना, इन्वेस्टिंग में जीतना है ना, फोमो नहीं होना चाहिए आपको. राइट. फोमो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फियर ऑफ मिसिंग आउट. अरे गोल्ड में मैंने नहीं डाला, अब डाल देता हूँ, एंड दिस किल्स यू. सो फोमो नहीं होना चाहिए. बैलेंस बना के चलो. आज भी एंजॉय करना है, आज भी मुझे बंजी जंपिंग करनी है, यू नो स्काई डाइविंग करनी है, घूमने जाना है, एडवेंचर करना है, एवरेस्ट बेस कैंप जाना है, और 50% कल के लिए भी प्लानिंग करनी है. तो ये हेल्दी बैलेंस बना के रखो, आई थिंक, एंड एंजॉय, चिल हो जाएगा यार. यस, कीर्तन सर एंड संजय सर. आई थिंक मेरा फंडा बड़ा सिंपल है. आई मीन लाइफ एडवाइस सर ने दे दी है, मैं थोड़ा टेक्निकल नहीं थीम ऑफ द पॉडकास्ट पे एडवाइस दूंगा. मैं ये हर बार कहता हूँ कि वेल्थ क्रिएशन इज एक्चुअली हाउ मच मनी यू कैन इन्वेस्ट प्लस द रिटर्न दैट इन्वेस्टमेंट कैन मेक. ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज द वेल्थ दैट यू विल मेक.
क्या आपको पता है कि रिटर्न कितना बनेगा? हम तीनों कुछ भी बोल रहे हैं, हम तीनों को भी नहीं पता है कि आज से 10 साल बाद कितना रिटर्न Right. बनेगा, राइट? आपके हाथ में कंट्रोलेबल एक ही चीज है कि आप कितना कितना डाल पैसा सकते हो। डालोगे, राइट? अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-5 सालों में हो ये रहा है कि लोग खुद इन्वेस्टर्स बन रहे हैं अपना काम धंधा छोड़कर। करेक्ट, आई एम ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ फर्म बिलीव कि आपकी एक्टिव इनकम ही आपको वेल्दी बना पाएगी। पैसिव इनकम विल नॉट बी एबल टू मेक यू वेल्दी पीपल एट योर एज। करेक्ट। करियर पे फोकस करो। आई थिंक Right? सर आपने एक बहुत अच्छा पोस्ट भी लिखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि बहुत सारे फैमिली ऑफिसेज में बड़ी बड़ी फैमिलीज है जिनके बच्चे हैं, वो ऐसे 100-150 करोड़ का धंधा छोड़ के फैमिली के एसेट्स क्या है उसको सही से इन्वेस्ट करते हैं, ये करते हैं, उसमें पूरा टाइम दे रहे हैं। तो दैट इज आई थिंक सिग्निफिकेंटली समथिंग रॉन्ग दैट दे आर डूइंग, क्योंकि काम सीखने की उम्र में इवन 100%। जेएसडब्ल्यू के उनके फादर ने बोला कि मैं, मेरे बेटे ने बोला इसमें इन्वेस्ट कर दो, बोला भाई मैं तो अपना पैसा नहीं दे रहा, तेरे पास है तो कर ले। तो बोले तू धंधा बना भाई, तू धंधे से पैसा Correct. निकाल सबसे पहले। और Absolutely. उसमें आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी कंपनी में जब शेयर खरीदते हो तो 10 रुपए की फेस वैल्यू का खरीदते हो ना, और मान लो उसका शेयर प्राइस जब 1 लाख होता है तो वो आपने 10 रुपए का ही तो किया 1 लाख, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं हो गया आपको आपके लिए। एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज बताता हूँ जो है, हम सबका बिजनेस, बिकॉज वी आर वर्किंग हार्ड एंड वी आर डूइंग गुड वर्क, आई एम श्योर इन लास्ट 10 years आवर बिजनेस प्रोफेशन इज ग्रोइंग एट 30% कैगर। इट इज, इट्स नो सरप्राइज, इंडस्ट्री ने ग्रो किया है और अच्छे लोगों There is ने no और- better investment. Right? Exactly. तो सोचो हम खुद अपने विक्टिम हैं, हम अपना पैसा कमा के म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं जो 18% कैगर दे रहे करेक्ट, हैं, और हमारे धंधे में नहीं डाल रहे हैं जो 30% दे रहे हैं। राइट, आइडियली वी शुड बी एक्सपैंडिंग लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। वेरी वेरी राइटली। True. तो ये होता है। सी ऑल सेड एंड डन, हम भी ह्यूमंस, हम भी मिस्टेक करते हैं, राइट? So and that's what I realized, and that's why I told my brother, let's take risk in our business. In a sense, Yeah. ये golden मौका है। One idiot office in Dubai soon. हाँ, wherever possible। नहीं, and not just that, चलो business एक angle होता है, but this is a great way to make an impact also। Right. True. And it's a profitable impact। ऐसा नहीं कि आप चैरिटी कर रहे हो, आप 100%. उसमें पैसा भी कमा रहे हो, 100%. राइट? तो why not think big? और 30% कैगर यहाँ है, ROI इस बिजनेस में ROI इतना अच्छा है, Yes. तो और दोनों ने ये बात की ना, जो पैसा आप मेहनत से, एक्टिव इनकम से कमा सकते हो ना, वो पैसिव इनकम बहुत छोटी है उसके साथ। आई थिंक मेरा पॉइंट सिर्फ ये होगा कि डोंट हरी योरसेल्फ इनटू डेट, स्पेशली फॉर, क्योंकि आपने जेनजी के लिए Yes. बोला। आई थिंक पीपल ना पहली तनख्वाह आती है, पहली तनख्वाह से ही सोचते हैं मैं उधार ले लूं। पहली तनख्वाह से वो इन्वेस्टमेंट का कोई नहीं सोचता। पहली तनख्वाह से आदमी सोचता है मैं आईफोन ले लूं, मैं बाइक ले लूं, मैं कहीं बाहर चला जाऊं, महंगा डिनर कर लूं। दे आर हरिंग देमसेल्व्स इनटू डेट, एंड डेट इज अ वेरी बिग ड्रैग ऑन लाइफ। जितना जल्दी आप डेट लोगे उतना ज्यादा आपके लाइफ में ड्रैग ज्यादा होगा। तो देखिए, पहले आपका पहली तनख्वाह आखिरी तनख्वाह नहीं होने वाली। यू आर गोना वर्क फॉर 20 years, 30 years, 250 चेक मिलने वाले हैं, 300 चेक मिलने वाले हैं आपको, और अच्छे मिलेंगे, आगे जाके ग्रो भी करेंगे, और कंपाउंडिंग, उसमें भी कंपाउंडिंग होगी। तो आप प्लीज डोंट हरी योरसेल्फ इनटू एनी फॉर्म ऑफ डेट। उसमें सर ने बोला फोमो मत लाइए, वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। सर ने फोमो इन्वेस्टमेंट्स के पर्सपेक्टिव से बोला, मैं फोमो कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से बताना चाहता हूं कि फोमो से बचिए, डोंट हरी योरसेल्फ इनटू डेट, प्लान एवरीथिंग, यू कैन एंजॉय एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट थोड़ा थोड़ा प्लानिंग कर लीजिए। Right. एंड मुझे ऐसा लगता है आपने लाइफ में 22 साल लगा दिए कोई भी चीज सीखने को। फॉर एग्जांपल आपने कोई डॉक्टर बना, कोई एमबीए बना, कोई इंजीनियर बना, आपने 20-20, 25-25 साल लगा दिए सब करने को। क्या आप अपने आप के लिए महीने में 25 मिनट, 30 मिनट नहीं निकाल सकते फाइनेंस सीखने को? Right. बेसिक्स, हम नहीं कह रहा भैया सीएफओ बन जाओ, प्रोजेक्शंस करो, ये सब करो, बेसिक फाइनेंस की, भाई बजटिंग क्या होती है, इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस खरीदने से पहले क्या चीजें चेक करनी चाहिए। आज एक व्यक्ति जाता है तो भाजी पाला भी खरीदता है तो उसको टमाटर को दबा के देख लेता है भाई फ्रेश है कि नहीं है, पर इंश्योरेंस खरीदता है जो जिंदगी भर का कमिटमेंट है, उससे पहले वो ये नहीं सोचता कि एक बार डॉक्यूमेंट पढ़ लूं, दस्तावेज पढ़ लूं। लोन ले लेता है, उसके पहले उसको समझ नहीं आता मैं ठीक से मतलब लोन के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लूं। डोंट हरी योरसेल्फ इनटू एनीथिंग, वर्ल्ड इज नॉट रनिंग अवे। आराम से चलिए, धीरे धीरे चलिए। वो एक ट्रक के पीछे पड़ा था सर मैंने कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा जल्दी बचाओगे तो हरिद्वार मिलेंगे। तो हरिद्वार में नहीं मिलते भाई, सही बात है ना? जाना अल्ट में वही है, पर जल्दी क्यों जाना है वहां पे? आराम से अपनी लाइफ आई को एम एंजॉय वेरी श्योर सर कि जो इस पॉडकास्ट के एंड तक पहुंचा है अभी, जो मेरे सेंटेंसेस सुन रहा है, उसने घर बहुत सारा विजडम वो लेके गया यहाँ से, बिकॉज 3 very good people from the industry sat together to give us a lot of wisdom and knowledge. So I'm very much thankful कि आप लोग तीनों ने एक ही समय पे एक ही साथ हमारे लिए टाइम निकाला और ये रिकॉर्ड किया। बस हमारे चेक्स भेज देना। नहीं, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू Thank you so much, टेक केयर, बाय।